हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किल शॉट प्रोग्राम जो मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है एक 40 डेज का कैप्सूल कोर्स जिसके थ्रू आप अपनी आखिरी आईआईटी जेईई मेंस की तैयारी को एक फाइनल अंजाम दे सकते हैं। और इन फाइनल 40 डेज में हर रोज हम हर एक चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं ताकि आपका हर चैप्टर पूरे तरीके से ब्रश अप हो जाए। तो जी हाँ, शुरू के 2 लेक्चर ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं जिनमें हमें अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर्स और बेसिक सी प्रॉपर्टीज को कुछ डिस्कस किया, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस को लेकर। और आज के इस 3rd लेक्चर में हम शुरुआत करने वाले हैं सीक्वेंस इन सीरीज। जी हाँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बड़ा ही ईजी सा टॉपिक है, बट कभी कभी कुछ अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस 40 डेज के हम कैप्सूल क्रैश कोर्स में रोज हर लेक्चर को, हर टॉपिक को, हर चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर को पढ़ने का फ्लो बड़ा सिंपल सा रहने वाला है। हम जल्दी से सारी थ्योरी रिवाइज करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड देन फाइनली पास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस के थ्रू और हमारी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जल्दी से सामने देखिए क्लास। हमारे पास पता है हमें डेफिनेशन दैट सीक्वेंस इज नथिंग बट बेसिकली एक पर्टिकुलर सीरीज, एक पर्टिकुलर पैटर्न। जैसे वो क्या कह रहा है, बाय सीक्वेंस वी मीन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। तो किसी रूल को फॉलो करते हुए अगर नंबर्स अरेंज किए गए हैं तो दैट इज अ सीक्वेंस। आई होप आप सभी को ये बात पता है। फाइनली हम क्या कहने वाले हैं, सो डिफाइन अ सीक्वेंस एज अ फंक्शन जिसका डोमेन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सब सबसेट्स है इस टाइप के। तो इसमें से कहीं से कुछ कुछ नंबर्स उठा लिए जाएं जिनमें कोई ना कोई पैटर्न होगा तो दैट विल बी कॉल्ड आवर सीक्वेंस। तो मतलब नेचुरल नंबर्स में से कुछ कुछ नंबर किसी लॉजिक के कारण अगर उठा लिए जाएं, किसी रूल को फॉलो करते हुए उठा लिए जाएं तो वो कहा जाता है एक सीक्वेंस। राइट, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। वो क्या कह रहा है, तो जैसे कि a1 a2 a3 an इज अ सीक्वेंस, देन ये एक्सप्रेशन, जैसे एक एक्सप्रेशन ले लिया जाए a1 प्लस a2, मतलब अगर इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट या किसी रूल से कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज में बड़ा सिंपल सा डिफरेंस होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस फॉलो अ सर्टेन पैटर्न देन इट इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। मतलब इस सीक्वेंस में अगर कोई ना कोई पैटर्न आ जाए, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी आ जाए, एक लॉजिक फॉलो होने लगे तो हम उसे कहेंगे प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन 3 चीजें क्लास। सीक्वेंस मतलब कोई भी नंबर्स नेचुरल नंबर्स में से उठा लिए जाएं, दैट विल बी अ सीक्वेंस। उन्हें ऐड कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, दैट विल बी अ सीरीज। और फाइनली अगर उनमें कोई लॉजिक दिख रहा है, कोई पैटर्न दिख रहा है जिसके कारण वो एक स्पेसिफिक मैनर में ऑर्गेनाइज्ड हैं तो वो कहलाएगा प्रोग्रेशन। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट रूल की तरफ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ व्हाट इज एपी? एपी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। एपी मतलब अगर आपके पास एक टर्म दे दी जाए तो अगली टर्म उसमें आप एक कुछ ऐड करके जनरेट करते हैं। सो नेक्स्ट टर्म में पिछली टर्म में कुछ ऐड करते हैं। मतलब हमारे पास हमेशा एक कॉमन डिफरेंस होता है, वो कॉमन डिफरेंस आप ऐड करते चले जाते हैं पिछली टर्म में और आपको अगली नेक्स्ट टर्म मिलती चली जाती है। इस तरीके से आपका एपी बनता है कि आपको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का फॉर्मूला इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1d। ये बहुत ही स्टैंडर्ड से बेसिक से फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ेंगे। एक कॉमन डिफरेंस अगर मुझे निकालना है कि इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, वो क्या वैल्यू है जो आप ऐड करते चले जा रहे हो जिससे आपकी नेक्स्ट टर्म जनरेट हो रही है, उसको निकालने का बड़ा आसान सा तरीका, कोई सी भी टर्म उठाइए, उससे जस्ट एक पीछे वाली टर्म उठा लीजिए और उन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, या फिर कोई सी भी टर्म उठाइए उससे जस्ट एक आगे वाली टर्म और उन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस, बड़ी टर्म माइनस छोटी टर्म, तो वो आपका, या नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, वो आपका कॉमन डिफरेंस होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। वो क्या कह रहा है, अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालना है, सो nth टर्म इज गिवन बाय, रादर देन दिस फॉर्मूला आई विल से ये वाला फॉर्मूला ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये फॉर्मूला है अगर मुझे आखिरी टर्म से निकालना है, आखिर से nth टर्म निकालनी है, मतलब nth टर्म फ्रॉम द एंड। वो बोले कि इस प्रोग्रेशन में लास्ट से 5th टर्म, गॉट माई पॉइंट, लास्ट से 5th टर्म, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे l माइनस n माइनस 1 टाइम्स d। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर n टर्म्स का मुझसे सम पूछा जाए, अगर इन n टर्म्स को ऐड करने को कहा जाए, सो देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d, राइट। और अगर 2a प्लस n माइनस 1d को, इस 2a को मैं स्प्लिट करूं a प्लस a में, तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है n/2 टाइम्स a प्लस l। एंड व्हाट इज l ऑनलाइन स्टूडेंट्स? l इज क्लियरली द लास्ट टर्म, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे एवरीवन। वो क्या कह रहा है नेक्स्ट चीज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, अगर n टर्म्स का सम मुझे पता है और n माइनस 1 टर्म्स का मुझे सम पता है तो इस बड़े सम में से एक कम टर्म्स तक का मैं सम निकालूंगा और उसका डिफरेंस अगर मैं ले लूंगा तो वो मुझे nth टर्म जनरेट करके दे देगा। क्या बेसिक सी प्रॉपर्टी आपको समझ आ रही है स्टूडेंट्स? और अगर मैं थोड़ा और आगे चलूं तो मुझे और क्या प्रॉपर्टी दे रहा है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज आपको समझा रहा है। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या, एनी 3 नंबर्स इन एपी कैन बी टेकन एज a माइनस डी, d a एंड a प्लस डी। आई रिपीट, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो जब भी किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि एपी की 3 टर्म्स ले लीजिए तो आप कहेंगे a माइनस डी,
ए एंड ए प्लस डी। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। कभी भी 4 नंबर्स लेने को रिकमेंड करें क्वेश्चन में तो आप उन्हें इस तरीके से ले सकते हैं, 5 नंबर्स लेने को करें तो इस तरीके से इसे सोचा जा सकता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात, कोई कहे आपसे कि 3 नंबर्स एपी में हैं, ये तब ही पॉसिबल है जब जो मिडिल टर्म है वो अरिथमेटिक मीन हो एक्सट्रीम दोनों टर्म्स का, यानी कि b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, यानी और बेहतर लैंग्वेज में कहूंगा दैट 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम हमेशा कहेंगे कि ए बी सी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम पढ़ें, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट वो एपी का डिस्कस करना चाह रहे हैं दैट इन अ फाइनाइट एपी a1 a2 a3 an, अगर ये फाइनाइट एपी है मतलब कहीं जाके रुक जा रही है, कहीं जाके खत्म हो रही है, तो उस फाइनाइट जीपी में एपी में some of the terms are equidistant from beginning and it's always end from एंड से। इसका मतलब ये है ऑलवेज सेम एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इसका मतलब है मान लो तुम्हारे सामने एपी दे दी जाए a1 a2 राइट, a3 देन लेट्स से a4 एंड लेट्स से ये a5 है ना, मान लो ये है। अब नंबर ऑफ टर्म्स इवन भी हो सकती हैं, ऑड भी हो सकती हैं, कोई सा भी सिनेरियो ले लिया जाए और मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा सा वर्कआउट किया जाए कि a1 और a5 का जो मैं सम करूँगा, तो जो सम a1 और a5 का होगा ना स्टूडेंट्स, वही सम a2 और a4 का भी होगा और वही सम डबल ऑफ a3 भी होगा। आपको बात समझ आ रही है? मतलब इक्विडिस्टेंट है, अगर सेंटर से इक्विडिस्टेंट है मतलब जो इधर सबसे दूर है और जो इधर सबसे दूर है उन दोनों का सम, इधर से 1 लास्ट दूर और इधर से 1 लास्ट दूर उनका सम, तो ऐसे ये सम हमेशा सेम रहेगा। दैट्स व्हाट इज ट्रू फॉर एन एपी। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझेंगे। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? अरिथमेटिक मीन इज लाइक एवरेज। अगर आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया जाए, जनरली कुछ भी टर्म दे दी जाए, मतलब अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना चाहिए। अरिथमेटिक मीन का मतलब है कि अगर आपको एक सीक्वेंस दे दिया जाए, अगर आपको एक सीरीज दे दी जाए, कुछ भी नंबर ऑफ पैटर्न्स आपके सामने अरेंज करके रख दिए जाए, तो इनका अरिथमेटिक मीन होता है सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। यानी आपके पास जितने भी सारे नंबर्स हैं उनका सम कर दीजिए और उतने जितने भी वो नंबर्स हैं उस नंबर से उसे डिवाइड कर दीजिए। बड़ी बेसिक सी स्टैंडर्ड सी फॉर्मूला है और उसी के थ्रू हम ये सारे क्वेश्चंस अरिथमेटिक मीन पर बेस्ड सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास 2 टर्म्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है, सो दैट इज गिवन बाय a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। बड़ी ही स्टैंडर्ड सी फॉर्मूला है, बड़ी स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टी है। और अगर मुझे n टर्म्स दे दी जाए a1 a2 से लेके an, तो इन n टर्म्स का अरिथमेटिक मीन होता है स्टूडेंट्स a1 से लेके an सारी टर्म्स का सम divided by number of terms, that will be the arithmetic mean of all these terms, right? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या दे रहा है, वो कह रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नाउ व्हाट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हर टर्म को एक कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस से ऐड किया जा रहा था और नेक्स्ट टर्म हम अचीव कर रहे थे। इन अ जीपी आप हर टर्म को किसी एक फिक्स्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो एक नई वैल्यू, एक नेक्स्ट वैल्यू क्रिएट होती चली जाएगी एंड दैट वैल्यू विल बी द नेक्स्ट, हमारी ये जो एक्सप्रेशन क्रिएट होगा, दिस एक्सप्रेशन विल बी कॉल्ड अ जीपी, अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ क्या हो रहा होगा स्टूडेंट्स, आपके पास एक टर्म होगी लेट्स से ए, तो सेकंड टर्म क्या होगी, ए में कुछ एक कॉमन रेशो, इस टर्म को जिस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट थिंग इज कॉल्ड द कॉमन रेशो। तो हम कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ए आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए आर क्यूब एंड दिस इज हाउ दिस विल गो ऑन। तो इस तरीके से आपकी जीपी फॉर्म होगी स्टूडेंट्स। और जब आपकी जीपी फॉर्म होगी तो आपको एक और बात समझनी होगी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, जैसे हमने एपी में पढ़ा था स्टूडेंट्स, एपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, राइट। सिमिलरली जब आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा a r टू दी पावर n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, वहाँ पर आप ऐड कर रहे थे, यहाँ मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से एपी और जीपी की n टर्म का nth टर्म का फॉर्मूला भी जनरलाइज किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। कभी भी आपसे कोई पूछे क्या जीपी की भी n टर्म्स तक का सम किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की n टर्म्स तक का सम पूछे, मतलब कोई पूछे कि सर ये क्या होता है, a प्लस ए आर स्क्वायर, और ऐसा अगर मैं करते चले जाऊं तो इन सारी टर्म्स का सम क्या होगा, तो आप कहेंगे देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो इन सारी टर्म्स का सम का फॉर्मूला दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। एक जो इन्होंने यहाँ लिखा है ये, या एक जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो एक ही बात है। आप ध्यान से सुनिए, मैथमेटिकली सोचिए। ये लिखा है a r to the power n minus 1 upon r minus 1. So that's how you write the sum of n terms of a GP. अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की n टर्म्स का मुझे सम निकालना है तो इस फॉर्मूले से ये सम दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आगे एक और बड़ी खास सी बात है कि अगर एक इनफाइनाइट जीपी मतलब अगर ये, आई होप यू रिमेंबर,
मॉड ऑफ आर अगर लेस देन 1 है, मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है मतलब वो कहना चाह रहे हैं जो आर है वो -1 से 1 के बीच में है, मतलब अगर आपका कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में, मतलब एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सी छोटी वैल्यू है, और अगर इससे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो ये जीपी अब इंक्रीजिंग जीपी नहीं होगी, ये जीपी एक डिक्रीजिंग जीपी होगी, और डिक्रीजिंग जीपी में वैल्यूज कॉन्स्टेंटली छोटी होती चली जाएंगी, और छोटा होते होते फाइनली उसके इनफाइनाइट टर्म्स तक का भी सम निकाला जा सकता है। जी हाँ, किसी एक इनफाइनाइट जीपी का जो कि एक डिक्रीजिंग जीपी है का सम निकालना आसान है, और उसके लिए क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, उसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है a/1 - r। व्हाट इज a एंड व्हाट इज r? a is clearly the first term, always a general tradition we follow, and what is r? r is going to be the common ratio, always remember this। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास। इसके बाद अब हमें क्या प्रॉपर्टी दी जा रही है, जैसा हमने पढ़ा अभी तक चीज़ों को कि अगर आपको एपी में 3 टर्म्स 4 टर्म्स या 5 टर्म्स लेने को बोली जाए, ऐसे ही वो कह सकता है कि जीपी में भी 3 टर्म्स ले लीजिए, ये क्वेश्चन में आते हैं जनरली। तो जब आपको कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे, अगर कह रहा है जीपी की 3 टर्म्स ले लीजिए तो आप ले लेंगे a/r, a एंड ar। अगर कह रहा है जीपी की 4 टर्म्स ले लीजिए तो आपको ये रिकमेंड किया जाता है, और जीपी की 5 टर्म्स इस तरीके से ले ली जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है, अगर 3 नॉन जीरो नंबर्स ए बी एन सी आर इन जीपी, वेल ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ज्योमेट्रिक मीन का ही एक एक्सटेंशन है। तो वो क्या कहना चाह रहा है, अगर 3 टर्म्स एक जीपी में, मतलब क्वेश्चन में ऐसा कोई सिनेरियो आता है कि ये 3 टर्म्स जीपी में है, तो आप बेहिचक कहना कि सर अगर 3 टर्म्स जीपी में है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर एक्सट्रीम दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जब 3 टर्म्स एपी में थी तो एपी में होने पे क्या होता था कि मिडिल टर्म का डबल दोनों एक्सट्रीम टर्म्स के सम के इक्वल होता था। ये कब होता है क्लास, जब तीनों टर्म्स एपी में हो, और जब 3 टर्म्स कंसेक्यूटिवली जीपी में होंगी तो मिडिल टर्म का स्क्वायर बाकी दोनों एक्सट्रीम टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर ए बी सी आर इन एपी एज वेल एज इन जीपी देन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, बड़ी खास बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे एज अ फैक्ट याद रखिए। कोई आपसे कहे कि 3 टर्म्स हैं जो कि एपी में भी है और जीपी में भी है, मतलब वो एपी जीपी दोनों में है, ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब तीनों ही टर्म्स इक्वल हों। कभी भी कोई आपसे कहे कि 3 टर्म्स जो हैं वो एपी और जीपी दोनों में हैं, ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब तीनों ही टर्म्स इक्वल हों। याद रखिएगा ये बात, बहुत ध्यान से सुनिए क्लास। उस केस में चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें हम कर रहे हैं। हम डिक्रीजिंग जीपी और इंक्रीजिंग जीपी पर बात कर चुके हैं, और अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। नाउ वो क्या कहना चाह रहा है, a1 a2 a3 an is a gp of positive terms, then log a log a1 log a2 log an is also इज इन एपी। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी और बड़ी ही शानदार सी बात है, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं क्लास। मतलब तुम्हें पता है ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कुछ लिखी होंगी लॉग में टर्म्स और वो दे दी जाएंगी एपी में है, तो आपको एक्चुअली दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये जो टर्म्स अंदर लिखी है ना a1 a2 an, ये सारी टर्म्स जीपी में हैं। बस फॉर्मूले लगाने होंगे, दिमाग लगाना होगा और आंसर आ जाएगा। चिंता मत करो, हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे आज ही और डिस्कस करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे वर्कआउट कर रहे हैं। मतलब हम जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं ना उसको कंसोलिडेट करने के लिए हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला भी एक सेक्शन है और पास्ट ईयर्स वाला क्वेश्चंस का भी एक सेक्शन है, जिसके थ्रू आई मेक यू रियलाइज कि हम जो भी इस क्लास में इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं वो सब कुछ आपके काम का है, और उन्हीं के आसपास बेस्ड कुछ चीज़ें आपसे इस IIT मेंस एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अगर एक फाइनाइट जीपी है ना, एक जीपी है फाइनाइट जिसमें a1 a2 से लेके n है, तो प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स, जैसे अभी हमने एपी में देखा था कि सम ऑफ द टर्म्स, सिमिलरली यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूँ क्लास कि मान लो यहाँ पे कुछ बातें हैं, कुछ बातें क्या है, लेट्स से फर्स्ट टर्म क्या है a, नेक्स्ट टर्म क्या है AR, अगली टर्म क्या होगी AR², अगली टर्म क्या होगी AR3। मान लो अभी 4 ही टर्म ले लेता हूँ। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट जो लेंगे वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। खुद सोचो ना, ये a और AR का क्यूब कितना हो जाएगा, A² R², और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी क्या होगा, A² R3। तो प्रोडक्ट अगर लेंगे आप इक्विडिस्टेंट टर्म सेंटर से जो हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा, जैसे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट मतलब सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, इन टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सेम होगा। जैसे एपी में सम सेम होता था, यहाँ पर प्रोडक्ट सेम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें कही जा रही है ज्योमेट्रिक मीन को लेकर। तो ज्योमेट्रिक मीन बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है। ज्योमेट्रिक मीन आप हमेशा याद रखिए कि अगर 2 टर्म्स मुझे दे दी जाए, जैसे a और b, और इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो वो होगा √ab। जैसे अभी आपने देखा अगर 3 टर्म्स जीपी में थी a b और c, है ना, तो ये 3 टर्म्स जीपी में थी, तो इन तीनों टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, मतलब अगर a और c का मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूं तो a और c का ज्योमेट्रिक मीन होता है a और c का प्रोडक्ट और उसका अंडर रूट। और वो बेशक अगर ये a b और c जीपी में थे
तो वो मिडिल टर्म यानी बी के इक्वल होगा, और इसीलिए हम कहते थे दैट बी स्क्वायर इज ए सी। यानी अगर मुझे कुछ एन टर्म्स दे दी जाएँ, मुझे अगर एन टर्म्स दे दी जाए, जैसे मुझे बोला जाए ज्योमेट्रिक मीन को लेकर, जैसे मुझे काफ़ी सारी टर्म्स दे दी जाएँ A1 A2 A3 A4 A5 से लेके AN, तो आप क्या करेंगे, हमेशा पहले तो इन सारी टर्म्स का प्रोडक्ट ले लेंगे। मतलब A1 इंटू A2 इंटू A3 ये सब प्रोडक्ट है ना, इंटू A3 इंटू AN, ये सारे प्रोडक्ट आप ले लेंगे, और इन सारे प्रोडक्ट को इसका nth आप रूट ले लेंगे, इसका आप nth रूट ले लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे समझाने के लिए मैं बोलता हूँ कि 5 टर्म्स हैं। 5 टर्म्स क्या है क्लास, जैसे एक है A1, दूसरी है A2, थर्ड है A3, फोर्थ है A4 और फर्स्ट है A5। तो इन पांचों टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं इन सब का पहले तो ले लूँगा प्रोडक्ट। और कितनी टर्म्स है स्टूडेंट्स, ये टर्म्स है 5 टर्म्स, तो इसका 5th रूट हम ले लेंगे, यानी इसकी मैं पावर क्या कर दूंगा, इसको पावर 1/5 तक मैं रेस कर दूंगा, इसको पावर 1/5 तक हम रेस कर देंगे। सो दैट विल बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज 5 टर्म्स। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रोग्रेशन है। इस प्रोग्रेशन में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, अ प्रोग्रेशन इन विच एवरी टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ टर्म of AP and corresponding term of GP is known as arithmetic or geometric progression। सर इसका क्या मतलब है, बड़ी अजीब सी बात है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी यहाँ पे ध्यान मत दो, मैं इसको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। अभी आपके आने वाले चैप्टर में जब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाई को करेंगे, तब हम कुछ AGP से डील करेंगे। मतलब ये स्पेशल सीरीज के अंडर आने लगता है ग्रेजुअली, तो जब हम वो स्पेशल सीरीज वो AGP के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, देन आई मेक यू रियलाइज कि ये क्या टॉपिक है, ये क्या कंसेप्ट है। सो डोंट वरी, बेसिकली एक AP और GP का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड AGP। बट वो कैसा दिखता है, कैसा होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसके क्वेश्चंस कैसे वर्कआउट करते हैं, ये सब हम सीखेंगे अभी जल्द ही कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये एक स्टैंडर्ड सी मेथड है, बहुत ही वेरिएबल पर बेस्ड मेथड है। सो आई रिकमेंड कि मैं एक एग्जाम्पल देकर ही तुम्हें समझाऊं, और एग्जाम्पल से जितना अच्छा समझ आता है उतना इन डेरिवेशन या थ्योरी से समझ नहीं आता। सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल एंड आई टेल यू ये पूरी मेथड इन अ डिटेल। ये प्रॉपर सी एक स्टेप है, क्या क्या करना होता है, ये पूरी स्टैंडर्ड सी मेथड आई टीच यू इन अ वाइल, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए आगे बढ़ेंगे क्लास। कुछ स्पेशल सीरीज होती हैं, जैसे आपने सीखा होगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स स्टूडेंट्स, जैसे 1 + 2 + 3, ये सारे एन नेचुरल नंबर्स हैं, ये याद रख लीजिएगा। ये फॉर्मूले सीधे के सीधे एग्जाम में काम आते हैं। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम इज ऑलवेज n+1 डिवाइडेड बाय 2। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल, मतलब 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे, आई थिंक यहीं कहीं दिया होगा, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, जैसे ये लिखा हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 ऐसा करके, तो ये हमेशा n² के इक्वल होता है। आप याद रखिएगा हमेशा, ये हमेशा n² के इक्वल होता है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मतलब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का अगर कोई मुझसे सम पूछता है तो वो भी बड़ी इजीली निकाला जा सकता है। जो हमारे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम था ना, बस उसी का स्क्वायर कर दो। ये क्या है क्लास, दिस इज नथिंग बट व्हाट, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो भी सम था, अगर आप उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये वही फॉर्मूला है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे वो कह रहा है अगर सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स निकालना है तो क्या होगा, अरे एन इवन नंबर्स क्या है, ये वही तो फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 1 + 2 + 3 + n बन गया। और अगर ऐसा बन गया तो क्या मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ? जी हाँ, आप इसे बहुत इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। अब ये डिफरेंस वाली मेथड क्या होती है, ये डिफरेंस वाली मेथड और AGP यानी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये दोनों टेक्निक्स मैं कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा, बजाय मैं पूरी थ्योरी पूरा डेरिवेशन समझा के आपको और कंफ्यूज कर दूं। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल से हम और डिटेल में समझेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो डोंट वरी, विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट इन the upcoming few slides through some more better examples, so don't worry about that। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, इन सारी चीज़ों पर हम क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से, तो फाइनली अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला पार्ट हम शुरू करेंगे। आई होप थ्योरी सारी कवर्ड हो चुकी है। 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट सी, AP, GP और हमने सबसे ज़रूरी चीज़ AGP सीखी। AP में हमने स्टैंडर्ड nth टर्म का फॉर्मूला देखा, उसके सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला देखा। सिमिलरली हमने GP में भी nth टर्म का फॉर्मूला, जनरलाइज फॉर्मूला और n टर्म्स तक का सम। सिमिलरली हमने देखा कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, और सबसे खास बात कि इन सब के परे हमने देखा कि अगर कुछ स्पेशल सीक्वेंस आ जाए, कुछ स्पेशल सीरीज आ जाए तो उनको कैसे सॉल्व करना है। अब कुछ एग्जाम्पल से हम उन्हें डिस्कस करना शुरू करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है और चीज़ें बहुत ईजिली समझ आ रही हैं। चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करेंगे क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है क्लास, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन दिख रहा है और बहुत ही कंफ्यूजिंग सा दिख रहा है फिलहाल तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है इफ़ log 2 base 3
log of 2x minus 5 base 3 and log 3 log of 2x to the power x minus 7 by 2 base 3 आर इन एपी। अब देखो ये वही बात होगी ना, ये वही तो क्वेश्चन है। मुझे 3 टर्म्स कही जा रही हैं एपी में है, और अगर 3 टर्म्स एपी में है, स्टूडेंट्स याद करिए, जब हमसे कहा, अगर हमसे कहा जाए कि 3 टर्म्स एपी में है, तो 3 टर्म्स एपी में होती है तो मैं क्या करता हूं, समझिएगा ध्यान से। अगर 3 टर्म्स एपी में है तो बड़ा स्टैंडर्ड सा टेक्निक हम फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स। याद है आपको, अगर बोला जाए ए बी एंड सी, अगर ये 3 टर्म्स है और ये एपी में है, तो हमने क्या सीखा है क्लास, हमने बड़ी बेसिक सी बात सीखी है कि जो मिडिल टर्म है ये एक अरिथमेटिक मीन होता है एक्सट्रीम दोनों टर्म्स का। तो मैं कहूंगा 2b विल बी इक्वल टू a प्लस सी। यही सेम प्रॉपर्टी मैं इस क्वेश्चन में यूज करने वाला हूं और दिमाग लगाने वाला हूं कि ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। तो एक्सट्रीम जो टर्म्स है log 2 बेस 3 और log 2 टू द पावर 2x माइनस 7 बाई 2 बेस 3, ये दोनों टर्म्स का सम। कौन कौन सी टर्म्स स्टूडेंट्स, पहली टर्म तो कौन सी है log 2 बेस 3, और अगली टर्म कौन सी है स्टूडेंट्स, log ऑफ 2 टू द पावर x माइनस 7 बाई 3 एट बेस 3। आई होप यही दोनों टर्म्स है हमारे पास, log 7 बाई 3 के बजाय दैट 7 बाई 2। ठीक है, तो हम इसे 7 बाई 2 लिख लेंगे। सो दिस इज 7 बाई 2 राइट। तो इससे यहाँ से अब आगे हमें लेके जाना है, दैट्स 2। और ये जो दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स का जो सम होगा वो होगा डबल ऑफ द मिडिल टर्म। नाउ व्हाट इज द मिडिल टर्म, द मिडिल टर्म इज log ऑफ 2 टू द पावर x माइनस 5। सो log ऑफ डबल ऑफ log ऑफ 2 टू द पावर x माइनस 5, और ये भी बेस क्या है स्टूडेंट्स, ये बेस भी 3 है। क्या आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई, जल्दी से चेक कर लेते हैं। log 2 बेस 3 और ये है log 2 टू द पावर x माइनस 7 बाई 2 और ये है log 2 टू द पावर x माइनस 5। यस दैट्स परफेक्ट। तो अभी ये तीनों टर्म्स अगर जीपी एपी में है, तो अगर ये 3 टर्म्स एपी में है तो मिडिल टर्म का डबल एक्सट्रीम की दोनों टर्म्स के सम के इक्वल होगा। और यही बात को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो क्या मैं सबसे पहले प्रॉपर्टी जानता हूं स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, दैट log ऑफ m टू द पावर n को हम क्या लिखते हैं क्लास, log ऑफ m टू द पावर n को हम लिखेंगे n log m। सेम लॉजिक मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, मैं इस 2 को वहाँ पर रेस करूँगा, तो जैसे इस 2 को रेस किया तो ये 2 यहाँ से हटेगा और ये पावर में यहाँ जाएगा। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है क्लास। एक और प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी है वो ये होती है स्टूडेंट्स की log ऑफ m प्लस log ऑफ n को हम क्या लिखते हैं भाई, log ऑफ m प्लस log ऑफ n हमारे लिए होता है log mn। सिमिलरली देखो log 3 बेस है, यहाँ भी बेस 3 है, तो m और n दोनों ऐड हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, दोनों का प्रोडक्ट। अगर दोनों का प्रोडक्ट लिया तो क्या दिखेगा क्लास, ये दिखेगा log 2 इंटू दिस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा log ऑफ, क्या लिखेंगे भाई इसे, ये होगा 2 टाइम्स, और इधर क्या होगा 2 टू द पावर x माइनस 7 बाई 2, दैट्स व्हाट वी हैव, और इसका बेस कितना होगा 3, और उस तरफ क्या है क्लास, उसकी पावर 2, और उसकी पावर 2 अगर रिजॉल्व करनी है तो पावर 2 रिजॉल्व कर ही लेते हैं, बात तो जो भी है होनी होगी। तो log 3 जो बेस है हमारा log बेस 3, अब अगर 2 टू द पावर x माइनस 5 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना आ जाएगा क्लास, पहले तो 2 टू द पावर x का स्क्वायर, सो दैट्स 2 टू द पावर 2x, 5 का स्क्वायर दैट्स 25 एंड माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सो 5 इंटू 2 दैट्स माइनस 10, सो ये हो जाएगा माइनस 10 टाइम्स 2 टू द पावर, ये मल्टीप्लीकेशन है, माइनस 10 टाइम्स 2 टू द पावर x, मतलब ऐसा नहीं है कि ये 102 की पावर x है, ये है 10 इंटू 2 की पावर x, ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ये डेसिमल नहीं है। ठीक है, चलिए आई होप मुझे आपको सबको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों तरफ log 3 दिख रहा है, तो अगर मैं एंटी लॉग ले लूँ तो ये log 3 हट जाना चाहिए, तो मुझे एक्सप्रेशन कुछ ऐसा और ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा सा दिखाई देगा। क्या आपको ये बात समझ आई। और एक और चीज़, अगर इस 2 से मैं उस तरफ से 2 को डिवाइड करूं, अगर इस 2 से उस तरफ के 2 को डिवाइड करूं, आप चाहे तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। अगर इस 2 से उस तरफ मैं डिवाइड करूं तो चीज़ें कैसी होंगी। अच्छा, डिवाइड करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ करना चाह रहा हूँ, छोटी सी चीज़ ये करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि मैं थोड़ी देर के लिए 2 टू द पावर x को k मान लेना चाह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, किस तरह काम करते हैं, 2 टू द पावर x को k लिख लेते हैं, और जैसे ही 2 टू द पावर x को k लिखा तो मुझे चीज़ें कुछ कुछ होती हुई दिख रही हैं। क्या दिख रही है क्लास, ध्यान से समझना। 2 टू द पावर x को k लिखने से यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 की पावर x माइनस 7 बाई 2, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू के माइनस 7 बाई 2, क्योंकि 2 की पावर x को हमने क्या लिखा है k, तो ये कितना दिख रहा है, ये 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ना, तो जैसे ही मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे तो हो जाएगा 2 इंटू 2, और ये जब 2 यहाँ पे आएगा, ये जब 2 यहाँ पे आएगा तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली यहाँ पे मुझे सिर्फ 7 दिखाई देगा। मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन यही कर दे रहा हूँ, एज्यूमिंग कि आपको समझ आ रहा है। सो दिस इज हाउ द एक्सप्रेशन लुक्स लाइक। अब 2 की पावर x को जैसे ही k से रिप्लेस किया स्टूडेंट्स, तो क्या बनने वाला है वो हम देखते हैं फाइनली। तो 2 की पावर x को हम k से रिप्लेस करेंगे, तो पहली चीज़ तो 2k माइनस 7, क्या आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा कितना, ये दिखेगा मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे 2k माइनस 7। राइट हैंड साइड पे क्या होगा स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड पे भी मुझे बड़ी सिंपल सी चीज़ दिखाई देगी। राइट हैंड साइड पे ये है 2 की पावर x की पावर 2, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा k स्क्वायर। फिर क्या दिख रहा है मुझे क्लास, फिर मुझे दिख रहा है
+25, तो +25 एज इट इज लिख देंगे हम, एंड देन मुझे क्या दिख रहा है क्लास, हमें दिखेगा -10 इंटू 2 टू द पावर एक्स अगर k है तो दैट्स -10k। सो यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिख रही है, वो क्या है, -10k। क्या आपको यहाँ तक का पूरा एक्सप्रेशन समझ आया? मतलब जो एक बहुत ही अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन था, उसको हम थोड़ी सी लॉग की प्रॉपर्टीज लगाकर और थोड़े से स्टैंडर्डाइजेशन करके, जैसे 2 की पावर x को k मान के एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ेंगे क्लास। मुझे दिख रहा है कि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। जैसे मैं 2k और -7 को उधर ले जा रहा हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा क्लास, ये मुझे दिखेगा k²। अच्छा 10k उधर है, 2k उधर गया, तो -2k, तो कितना हो जाएगा, -12k। आई होप ये आप सभी को दिख रहा है। यहाँ पे -25 है, ये -7 उधर गया तो +7, तो 25 में अगर 7 ऐड किया, मतलब -25 में से एक्चुअली 7 सब्ट्रैक्ट किया, तो कितना हो जा रहा है, 25 में से 7, क्लियरली 5 उधर गया और 2 उधर गया, तो 18, तो ये बच रहा है -18। क्या आप सभी को ये दिख रहा है? तो दैट्स -18 विच इज इक्वल टू 0। क्या आपको दिख रहा है? एक बहुत ही स्टैंडर्ड सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। और अगर अब मैं चाहूँ तो मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ कर सकता हूँ। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब है कि मैं इसको ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करने में इंटरेस्टेड हूँ कि उनका सम -12 हो और प्रोडक्ट हो -18। क्या हमें सम -12 चाहिए ना, और प्रोडक्ट -18 चाहिए, तो आई थिंक 9 इंटू 2 बात नहीं बनेगी, क्योंकि 9 और 2 में प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट चाहिए 18, 6 इंटू 3 होता है, बट 6 + 3 12 नहीं होता है ना, तो प्रॉब्लम ये है। 18 के लिए और क्या दिखता है क्लास, 18 कहाँ से आता है? तो 18 को अगर मैं देखूँ तो 18 जो होता है वो होता है 2 इंटू 9, बट 2 और 9 का सम 12 हो रहा है, मतलब 11 नहीं हो रहा है। और अगर मैं 18 को देखूँ तो क्या होता है, 6 इंटू 3। 18 के लिए कोई और पॉसिबिलिटी हमारे पास स्टूडेंट्स, आई थिंक 18 के लिए और क्या हो सकता है, आई थिंक इसके अलावा नहीं है। तो एक काम करते हैं, अगर ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड अगर आपको एंड मोमेंट पे क्लिक या स्ट्राइक नहीं करती है, तो आप हमेशा श्रीधर आचार्य मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो श्रीधर आचार्य मेथड क्या कहती है? आई थिंक हमने कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक से परफॉर्म की है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि स्प्लिटिंग अगर काम नहीं कर रही है तो श्रीधर पर जाने से पहले जल्दी से इस कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए। सो वी हैव k², यहाँ पे 2k को उधर लेके गए तो -12k हो जाएगा, और जब +7 आएगा, यस दैट इज ऑल्सो फाइन, -25 में से जब +7 सब्ट्रैक्ट किया तो हो जाएगा कितना, 20, और 7 सब्ट्रैक्ट किया यानी 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 18। आई थिंक चीज़ें बिल्कुल सेम है, हमने यहाँ से लिखने में कुछ गलती तो नहीं की। दैट वॉज 2k, सो दैट वॉज 2 टाइम्स k आई थिंक। सो ये 2 टाइम्स k था, -7 था, और इस तरफ हमारे पास था 2 टू द पावर 2x यानी k² + 25 -10k, है ना। सो दैट आई थिंक इज एब्सोल्युटली राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अब मैं श्रीधर आचार्य मेथड यूज़ करूंगा, क्योंकि हमने स्प्लिटिंग ट्राई किया और स्प्लिटिंग मेरे ख्याल से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सम 12 चाहिए। -12 के लिए 4 and 3 भी काम नहीं, मतलब वो तो एडिशन है एनीवे, तो वो काम नहीं करेगा। तो जल्दी से हम ट्राई करेंगे क्लास श्रीधर आचार्य मेथड। और कुछ अगर किसी के दिमाग में आ रहा है तो चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, बट फिलहाल के लिए आई थिंक हम यहाँ से शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। तो श्रीधर आचार्य क्या कहते हैं क्लास, b², है ना। तो b² कितना होता है, 12 का स्क्वायर, है ना। जल्दी से इसे श्रीधर आचार्य से मेथड सॉल्व करिए, जल्दी से एक बार ट्राई करिए स्टूडेंट्स एक बार। चलिए बिफोर आप श्रीधर आचार्य मेथड लगाएं, एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं क्लास। हमारे पास है यहाँ पर 2k -7, और यहाँ पर दिख रहा है k² + 25 -10k। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे एक चीज़ छोटा सा करेक्शन दिख रहा है, दैट दिस इज गोइंग टू बी +25, राइट। तो अगर इसके साथ अब मैं इसे सॉल्व करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन होगा स्टूडेंट्स। इस स्टेप को हम जल्दी से लिख लेंगे वापस। आप हमेशा ध्यान रखिए कि प्लस माइनस की सिली एरर्स ना करें, वरना हो सकता है कि पूरा आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो अगर मैं इसे यहाँ से सॉल्व करूँ, सो दैट्स k², दिस इज गोइंग टू बी 2k, और 2k अगर वहाँ से इधर आ रहा है, मतलब अगर मैं k² के साथ 2k को उधर ले जा रहा हूँ, तो दिस इज गोइंग टू बी -12k। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा है एवरीवन, आई होप यू ऑल कैन सी दिस। अब अगर ये 7 उधर जा रहा है तो 25 में 7 ऐड हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी +32। आई थिंक अभी प्रॉपर्ली हमने ऑर्गेनाइज किया है, दैट्स k², 2k उधर जा रहा है, सो दिस इज -12k, एंड 7 उधर जाके 32 हो जा रहा है। अब अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करूँ, देखो इसीलिए प्रॉब्लम यही है, श्रीधर आचार्य कॉम्प्लिकेटेड सी प्रोसेस, मतलब वो तब काम में आती है जब फाइनली रूट नहीं निकल रहा है, और रूट फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स निकल के आते हैं, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बात बन जाती है जनरली। तो अगर बात नहीं बन रही है ना, तो जल्दी से क्रॉस चेक करना इज ऑलवेज एडवाइज कि आपने किसी स्टेप में कोई प्लस माइनस तो गलत नहीं लिख दिया। तो जब मैं इस स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे शिफ्ट हुए तो हमने इस +25 को -25 लिख के वो गड़बड़ कर ली थी। तो जल्दी से काम की बात पे आते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पर चीज़ें सोचूं तो मुझे ये दिख रहा है कि अभी शायद बात बन सकती है, क्योंकि 8 × 4 32 होता है, तो मैं -12 बना सकता हूँ, क्योंकि ये हो जाएगा -8k और ये हो जाएगा -4k। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ पे काम कर रही है, और -8 और -4 का प्रोडक्ट कितना होता है स्टूडेंट्स, दैट्स 32। और यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई हमें, यहाँ पे दिख रहा है k² = 0।
क्या ये आप सभी को समझ आया? चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से। अगर यहाँ से आगे बढ़ना है तो मुझे क्या दिख रहा है भाई, मुझे दिख रहा है कि अब मैं फटाफट फैक्टराइज कर लूँगा, तो यहाँ पे मुझे k कॉमन दिख रहा है, तो हो जाएगा k, और यहाँ पे जो बनेगा प्रोडक्ट फैक्टर होगा वो होगा k माइनस 8। यहाँ से k कॉमन लिया, यहाँ से मैं 4k कॉमन ले लूँगा या रादर माइनस 4k कॉमन ले लूँगा। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया कॉमन k, तो ये बच रहा है k। अगर आपको सीधे सीधे नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ से देखो हम क्या लेंगे -4 कॉमन, दिस इज गोइंग टू बी -4, तो कितना हो जाएगा वापस k माइनस 8। तो क्या आपको दिख रहा है 4k नहीं, हम सिर्फ 4 कॉमन लेंगे, तो फाइनली मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे या जो फैक्टर बनेंगे वो होंगे k माइनस 4 और एक और फैक्टर बनेगा k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो नई चीज़ें निकल के आ रही हैं स्टूडेंट्स की k की वैल्यू हमें दो मिल रही है, कौन कौन सी, 4 एंड 8। तो k की वैल्यू एक तो आ रही है 4 और एक हमें k की वैल्यू मिल रही है 8। हालांकि k क्या था स्टूडेंट्स, कि हमने एक एजम्पशन लिया था, किसका एजम्पशन, कि हमने 2 की पावर x को k बोला था, तो k जो है हमारा वो 2 की पावर x है, तो यहाँ पे लिखा है 2 की पावर x विच इज़ 4 और यहाँ पे लिखा है 2 की पावर x विच इज़ 8। अगर मैं 4 देखूँ तो 4 क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 होता है 2 का स्क्वायर, राइट। आई एम रियली सॉरी, इसको 2 की पावर x ही लिख लेते हैं आपकी समझ के लिए, और ये 4 है 2 का स्क्वायर, और अगर यहाँ पे लिखूँ तो ये होता है 2 की पावर x और ये होता है 2 का क्यूब। यहाँ से दो वैल्यूज निकल के आ रही हैं, अगर बेस सेम है तो मैं पावर कंपेयर कर सकता हूँ, तो x की वैल्यू 2 और 3 निकल के आ रही है। जरा चेक करते हैं कि x की वैल्यू 2 और 3 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो x की मुझे दो वैल्यू मिल रही है 2 एंड 3, तो क्या ऑप्शन डी मार्क कर देना सही होगा? थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए और थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या 2 और 3 इसके डोमेन को सेटिस्फाई करती हैं? आपको याद है ना, लॉग का फंक्शन जब आप लिखते हो y इज इक्वल्स टू लॉग x बेस a, तो आप हमेशा इंश्योर करते हो दो बातें, कि सर ये जो बेस है, ये जो बेस है हमेशा 0 से बड़ा होता है। दूसरी बात, आप ये इंश्योर करते हो कि सर बेस कभी 1 नहीं होता है। तीसरी बात, आप ये इंश्योर करते हो कि सर जो लॉग आप ले रहे हो, जिस वैल्यू का लॉग ले रहे हो वो हमेशा पॉजिटिव है। ये तीन कंडीशंस हमेशा फुलफिल्ड होती हैं। इस बेसिस पे अगर मैं x की वैल्यू 2 ट्राई करता हूँ, तो देखो यहाँ पे 2 ट्राई करो, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 4 माइनस 5 दैट्स -1। तो आई यू रियलाइजिंग यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 लेता तो आप ले रहे होते लॉग ऑफ -1, विच इज़ परफेक्टली नॉट अलाउड, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। तो इस बात को हम डिस्कार्ड कर देंगे, और इस बात को अगर डिस्कार्ड करना है तो x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। बट आई थिंक x की वैल्यू 3 लेना अलाउड है, क्योंकि 2 का क्यूब 8, 7/2 से ज़्यादा है, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 5 पॉजिटिव, और यहाँ तो सीधा 2 ही है। तो आई थिंक 3 इज दैट एक्सेप्टेबल वैल्यू, और इस वजह से मैं कहूँगा दैट ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को ये सोल्यूशन समझ आया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए एंड देन हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई किया, वीडियो पॉज किया था, अब जल्दी से हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। आई वुड रिकमेंड कि मैं पूरा सॉल्व करने के बजाय बस एक थोड़ा सा हिंट तुम्हें दे दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि वही एपी के नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने वाला एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो आप सभी को जल्दी से हम किया जा सकता है। देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टर्म्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 500, तो 100 से बीच के 500 के बीच में मुझे पहले वो सारे टर्म्स निकालने हैं जो डिविजिबल बाय 7 है। तो एक 7 का सीक्वेंस बनेगा, है ना। अब 7 का सीक्वेंस कैसे बनेगा, जैसे आप 100 को डिवाइड करके देखो, जैसे ही 100 को डिवाइड करोगे, जैसे यहाँ रफ में कर लो, है ना, जैसे ही आप 100 को डिवाइड करोगे 7 से, जैसे ही आपने 100 को 7 से डिवाइड करने का सोचा, तो मोटा मोटा कितना आता है स्टूडेंट, 7 का कितना टाइम, 7 का 1 टाइम्स, रिमाइंडर 3, यानी कितना हुआ 30, 7 का 4 बार 28 होता है, तो रिमाइंडर कितना 2। तो मैं रिमाइंडर में इंटरेस्टेड हूँ, मतलब वो डिवीजन जितना भी हो रहा है जा रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। मतलब मैं कह रहा हूँ अगर 100 को आपने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ रहा है 2। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सर कि शायद अगर 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो अगर इसमें 5 और ऐड कर दिया ना, 105 ले लें, तो 105 7 से डिविजिबल होगा क्या, जल्दी से चेक कर लेते हैं क्लास। 105 वो पहला नंबर होगा 100 के बाद जो 7 से डिविजिबल होगा। आप देखिए जरा ध्यान से, 105 को 7 से डिवाइड करो स्टूडेंट्स, 7 का 1 टाइम 7, रिमाइंडर 3, 7 का 5 टाइम्स 35। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड माय पॉइंट? माय पॉइंट इज कि अगर 100 से मैं 500 के बीच नंबर ढूंढ रहा हूँ जो कि 7 से डिविजिबल है, तो पहला नंबर क्या आएगा स्टूडेंट्स, पहला नंबर होगा 105। अगला नंबर क्या होगा, 105 प्लस 7, है ना, तो वो कितना होगा 105 प्लस 7, 7 ऐड कर दो तो हो जाएगा 112, और ऐसे कहानी चलती चली जाएगी और आप आखिरी नंबर भी ढूंढ लोगे। आप 500 को डिवाइड करना, जो भी रिमाइंडर आ रहा है उतना 500 में से सब्ट्रैक्ट कर देना। सिमिलरली 100 से 500 के बीच 21 के भी मल्टीपल ढूंढ लेंगे, जैसे हमने 7 से डिवाइड करके ढूंढे, वो सारे मल्टीपल्स भी ढूंढ लिए जाएंगे। अब उसने पूछा क्या था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा था कि सर आप 7 से डिविजिबल सारे नंबर्स का सम ले लो, लेकिन 21 से डिविजिबल सारे नंबर्स का सम मत लो। तो आप क्या करोगे, आपके पास दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आप +7 +7 +7 करते जा रहे हो ना, तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो n टर्म्स तक का सम क्या होता है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n टर्म्स का सम, स्टूडेंट जल्दी बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स वाला फॉर्मूले में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा फॉर्मूला, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। तो वो भी हमारे पास फॉर्मूला है, दैट लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को ऐड करके अगर आप 2 से डिवाइड कर दें, a + l/2, तो अगर हमें यहाँ पे इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होगी,
सेम 21 के डिविजिबल की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होगी 100 से 500 के बीच में, तो इनका सम और इनका सम आ जाएगा। मुझे चाहिए सारे 7 से डिविजिबल नंबर्स का सम, लेकिन उसमें से वो सारे हटा दूंगा जो 21 से डिविजिबल हैं। तो 7 से डिविजिबल सारे नंबर्स का सम निकाल देंगे और उसमें से 21 से डिविजिबल सारे नंबर्स का सम सबट्रैक्ट कर देंगे। आई होप यू रियलाइज ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है और आप, मैं उम्मीद करता हूँ इसे खुद से अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही शानदार है और ये वो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है जहां पर आपको स्पेशल सीरीज से डील करके कुछ तिकड़म, कुछ दिमाग लगा के चीज़ों को वर्कआउट करना होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को साथ में ट्राई करने की कोशिश करते हैं क्लास। मुझे क्या दिया जा रहा है एक्सप्रेशन में, वो एक्सप्रेशन में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। मुझे एक्सप्रेशन दिया जा रहा है 1/a1 a2 प्लस 1/a2 a3 और ऐसे कहानी चलती चले जा रही है ना। तो मुझे क्या दिया जा रहा है, मुझे बोला जा रहा है, ध्यान से सुनेंगे, 1/a1 a2, फिर वो क्या लिख रहा है 1/a2 a3, फिर वो क्या लिख रहा है 1/a3 a4 और ऐसे कहानी चलती चली जा रही है। और आखिरी टर्म क्या है स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म है 1/an प्लस an इंटू an प्लस 1, यानी आखिरी टर्म जो होगी दैट विल बी 1/an टाइम्स an प्लस 1। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये हमारा एक पूरा सम है, ये एक पूरा सम है जिसे हम s से डिनोट करेंगे। तो ये सम के बारे में वो सवाल कर रहा है, राइट। अब वो बोल रहा है इसकी वैल्यू, मतलब एक और खास बात कही जा रही है कि ये जो टर्म्स हैं a1 a2 an प्लस 1, ये सारी टर्म्स एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर ये सारी टर्म्स एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो कहना इसे कि सर एक बात तो मुझे पता है कि a2 और a1 का डिफरेंस d होगा, a3 और a4 का डिफरेंस d होगा। मतलब इन सब में डिफरेंस अगर मैं लेता, अगर काश मेरे पास ये a4 माइनस a3 होता, ये a3 माइनस a2 होता, तो शायद ये डिफरेंस d होता। मैं शायद ऐसा कुछ बना सकता हूँ। देखो कैसे, इस तरह के क्वेश्चंस को क्रैक करने का एक बड़ा ही आसान सा स्टैंडर्ड सा तरीका, मैं इस s को बाद में लिख दूंगा या थोड़ा आगे लिख लेते हैं क्लास। यहाँ पर ये मैं लिख रहा हूँ s इज इक्वल टू, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को d से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को d से मल्टीप्लाई और d से डिवाइड। d क्या है बाय द वे, कॉमन डिफरेंस। तो मैं एक कॉमन डिफरेंस d से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैं डिवाइड डायरेक्टली अंदर ही, डिवाइड तो बाहर कर दे रहा हूँ लेकिन मल्टीप्लाई मैं अंदर ही कर दे रहा हूँ। तो ये d लिखा, ये भी d हो जाएगा, ये भी d हो जाएगा और ये भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा d। और ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस अगर d है तो इस कॉमन डिफरेंस d को मैं क्या लिख सकता हूँ, a2 और a1 का डिफरेंस। तो क्या मैं इस d को, ये जो न्यूमरेटर वाला d है, इसे a2 माइनस a1 से रिप्लेस कर सकता हूँ। आई थिंक हम इसे लिख सकते हैं a2 माइनस a1। सिमिलरली ये वाला जो d है, ये भी वही कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट्स, और ये भी अगर वही कॉमन डिफरेंस है तो मैं इसे a3 माइनस a2 लिख सकता हूँ। आई होप आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है कि मैं इसे a3 माइनस a2 लिख सकता हूँ। ये भी वही कॉमन डिफरेंस d है, तो अगर ये भी वही कॉमन डिफरेंस d है तो मैं इसे क्या लिखूंगा क्लास, इसे मैं लिखूंगा a4 माइनस a3। आगे चलते हैं क्लास। फाइनल टर्म जो होगी हमारी, उसमें भी हम क्या करेंगे, इस कॉमन डिफरेंस d को एक कंसेक्यूटिव टर्म और उससे पहले वाली टर्म का डिफरेंस लिख देंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा an प्लस 1 माइनस an। आई थिंक अभी चीज़ें बहुत हद तक सॉर्टेड है। अब मैं एक बहुत स्टैंडर्ड सा ऑपरेशन करने वाला हूँ। मैं जो डिनोमिनेटर है इसे और इसे अलग से डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। सेम ये डिनोमिनेटर इसे और इसे अलग से डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। सेम ये डिनोमिनेटर यहाँ और यही बात ये डिनोमिनेटर यहाँ और यहाँ अलग से डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा, जल्दी से देखते हैं क्लास। बाय द वे 1/d हमारे पास ऑलरेडी आउटसाइड में है, बाहर है, उसको बाद में देखेंगे। अगर 1/d से पहले मुझे इन चीज़ों से डील करना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, हमारा जो सम का फॉर्मूला है, ये जो s है वो क्या बन रहा है क्लास, 1/d आउटसाइड, और अंदर हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, a1 a2 से a2 को डिवाइड किया तो a2 से a2 कैंसिल, बचेगा क्या, 1/a1। आई होप आप सभी को दिख रहा है। देन a1 से a1 कैंसिल तो बचेगा माइनस 1/a2। क्या आपको ये पैटर्न दिखना या सीक्वेंस में ये पैटर्न दिखना शुरू हुआ। सिमिलरली इस टर्म में क्या दिखेगा, बहुत ध्यान से देखिए, इस टर्म में मुझे दिख रहा है a3 से a3 कैंसिल तो ये बचेगा क्या भाई, 1/a2। और बहुत ध्यान से देखिए, आपको कुछ चीज़ें क्लिक होना शुरू हो गई होंगी, क्या आप इन दोनों को ध्यान से देख रहे हैं। आगे सुनिए, अगर यहाँ पे देखा तो a2 से a2 कैंसिल तो ये हो जाएगा माइनस 1/a3। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, अगर इसमें और ध्यान से देखना होता तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे दिख रहा है a4 से a4 कैंसिल तो बचेगा 1/a3, और जब a3 से a3 कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा माइनस 1/a4, राइट। और ऐसे ही आखिर में जब फाइनल टर्म्स की तरफ मैं पहुँचूंगा तो ये कहानी चलती चली जाएगी और जो आखिरी टर्म मिलेगी वापस an प्लस 1 से an प्लस 1 कैंसिल तो विल बी लेफ्ट विथ 1/an। आर यू ऑल गेटिंग इट। सिमिलरली an से an कैंसिल तो वहाँ पे जो बचेगा वो होगा माइनस 1/an प्लस 1। आई होप यही लिखेंगे, an से n कैंसिल तो बिल्कुल सही, हमारी ये सारी टर्म्स हमारे सामने मौजूद होंगी। क्या आपको ये सारा एक्सप्रेशन समझ आया। और जैसे ही ऐसा कुछ लिखा, यही बात वो AGP या स्पेशल सीरीज के थ्रू कहना चाह रहा था, जो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपके ब्रेन में डाइजेस्ट करवाना चाह रहा हूँ। तो जल्दी से देखो क्लास, मुझे एक चीज़ दिखना शुरू हो गई है कि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के इक्वल है,
ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के, ये नेगेटिव इसके अगली पॉजिटिव, ऐसी चलती जाएगी कहानी। तो ये वाली टर्म इसके जस्ट पहले वाली नेगेटिव टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन हमारे पास बचेगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं आगे लिखने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा s इज इक्वल टू, ये जो आखिर में एक्सप्रेशन हमारे पास निकल गया s इज इक्वल टू 1/d ब्रैकेट में। अब हमारे पास क्या क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास 1/a1 मिल रहा है और 1/an+1 मिल रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले तो एक टर्म ये बच रही है बस 1/a1, पहली और आखिरी टर्म के अलावा बाकी सारी टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और ये होगा -1/an+1। आई होप यही हमें दिख रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो an और a1, आई थिंक चीज़ें सॉर्टेड हैं। अब जल्दी से सुनिए क्लास, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक्सप्रेशन है जिसे आप बहुत इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। क्या आप यहाँ से इसे खुद से सोच सकते हैं? क्या आप यहाँ से फाइनली इस आंसर ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं? हम बहुत क्लोज हैं, अगर आप खुद से भी ट्राई करें तो यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। सो माई सजेशन इज, अब यहाँ से एक बार जल्दी से वर्कआउट करिए कि हम आंसर तक कैसे पहुँचेंगे। आई होप आपने ट्राई किया, अगर नहीं किया तो जल्दी से साथ में देखते हैं स्टूडेंट्स। मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा an+1 माइनस ये हो जाएगा a1 डिवाइडेड बाय दोनों का प्रोडक्ट, दैट विल बी a1 इंटू an+1। और इस तरफ हमें बाहर क्या दिख रहा है, हमें क्लियरली 1/d दिख रहा है, राइट। अब सोच के देखो क्लास, आप an+1 को क्या लिख सकते हो, आप an+1, ये n+1th टर्म है kp की, तो n+1th टर्म क्या मैं यहीं लिख सकता हूँ? क्या होगी क्लास, n+1th टर्म अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो n+1th टर्म हम लिखेंगे a यानी फर्स्ट टर्म n+1, सो n+1 - 1 दैट्स n इंटू d। ये सिंपल सा स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है और इधर हमारे पास क्या लिखा होता है a1, तो ये हो जाएगा a1, है ना, ये आपका है a1, राइट। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, बड़ी सिंपल सी तीन चीज़ें लिखी है मैंने, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू d, सिंपल सा फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे था फर्स्ट टर्म a1 और n+1th टर्म निकाल रहे हैं तो n+1 - 1, सो +1 से -1 कैंसिल, सो दैट्स nd। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ चीज़ें वापस वर्कआउट होती हुई दिखेंगी, जैसे a1 से a1 कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास क्या बच रहा है क्लास, मेरे पास ये टर्म पूरी कैंसिल हो जा रही है और ये टर्म पूरी कैंसिल हो जा रही है। तो दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विथ। और अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखें तो d से d कैंसिल, तो आपके पास फाइनली सॉल्व एक्सप्रेशन बचा है। क्या बचा है क्लास, अगर मैं देखूं तो दिस इज d अपॉन, आई एम रियली सॉरी, दिस इज नॉट d, दिस इज n अपॉन a1 टाइम्स an+1। ऐसा कोई ऑप्शन मुझे आई थिंक दिख रहा है, n टाइम्स अपॉन a1 टाइम्स an+1, ऑप्शन डी। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द सोल्यूशन? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्लास, थोड़े और क्वेश्चन समझते हैं और थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। आपको जैसा अभी हमने वो 7 और 21 वाला लॉजिक लगाया था, फर्स्ट टर्म दी गई है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, सारी टर्म्स दी गई हैं, सिंपल बेसिक एल्जेब्रिक कैलकुलेशन करके आप इसे वर्कआउट कर लेंगे। सो दिस इज केप्ट फॉर योर ओन प्रैक्टिस, ट्राइड बाय योरसेल्फ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और शानदार सा क्वेश्चन है और इससे सॉल्व करने में आप बहुत मजे आएंगे, मतलब इससे सॉल्व करने में आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा फील होगा और आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स, बहुत सारी बारीकियां क्लियर होंगी, लॉगरिथम की, सीक्वेंस की और काफ़ी सारी। तो जल्दी से अगर चाहते हैं तो एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए। चलिए अब हम, आई होप आपने वीडियो पॉज किया था और सॉल्व किया, और नहीं हुआ तो अब इस सोल्यूशन को देखिए और ट्राई करेंगे हम इस क्वेश्चन को साथ में। चलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो क्लास, क्वेश्चन में बोल रहा है ये कुछ टर्म है, log of a square and √3 बेस, log of a square 3 to the power 1/3, log of a square 2 to the power 1/4, ऐसी टर्म चली जा रही है 8th टर्म तक। और वो बोल रहा है ये जो सम है 44 के इक्वल है। चलो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक्सप्रेशन क्या है पहले तो वही वर्कआउट कर लेते हैं। log of a square एट बेस √3, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, log of a square बेस √3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 1/2, है ना। अगली टर्म क्या है स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टर्म निकल के आ रही है वो नेक्स्ट टर्म क्या है भाई, नेक्स्ट टर्म है log of a square लेकिन 3 की पावर 1/3। तो क्या आपको पैटर्न क्लिक हुआ, अगली टर्म भी सर यही है, क्या है, log of a square, लेकिन बेस चेंज हो गया, मतलब मैं log m इंटू n वाली प्रॉपर्टी लगा देता लेकिन बेस बदल गया, और बेस चेंज हो जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर जो बेस है वो है 3 की पावर 1/3, है ना। अगली टर्म क्या होगी क्लास, log of a square, और वहाँ पे 3 की पावर क्या हो जाएगी 1/4, और ऐसे कहानी चलती जा रही है 8th टर्म तक। कहाँ तक भाई, 8th टर्म तक। तो फर्स्ट टर्म में अगर 3 की पावर 1/2 थी, अगर फर्स्ट टर्म में 3 की पावर 1/2 थी, तो 8th टर्म में शलाई से 3 की पावर 1/10 होगी। क्या लाइन आपको समझ आई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फर्स्ट टर्म वॉज 1/2, सेकेंड 1/3, फर्स्ट टर्म वॉज 1/2, सेकंड, आई एम रियली सॉरी मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म इज 1/2, सेकंड इज 1/3, थर्ड इज 1/4, थर्ड टर्म इज 1/4, सो 8th टर्म में 3 की पावर 1/9 मिलेगी। तो जो 8th टर्म होगी वो होगी log a square 3 की पावर 1/9। तो ऐसा कुछ सिनेरियो हमें मिलने वाला है। चलो मैं एक काम करता हूँ क्लास, क्या हमें एक प्रॉपर्टी याद है, प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी है। प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है क्लास कि अगर मेरे पास log का बेस कुछ और दिया है तो मैं अपने डिजायर्ड बेस में उसे कन्वर्ट कर सकता हूँ।
क्या प्रॉपर्टी आपको पता है? चलो उस प्रॉपर्टी से पहले कुछ 2-3 और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं और हम सारी प्रॉपर्टीज कंबाइंड मैनर में यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पहली प्रॉपर्टी, क्या आपको पता है कि अगर मैं लिखता हूँ log x एट बेस a विच इज रेज टू पावर b, मतलब log x ले रहा हूँ बट बेस है a टू द पावर b, तो मैं इसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, मैं इसे लिख सकता हूँ इस b को मैं फ्रंट में ला सकता हूँ, लेकिन b जब फ्रंट में आएगा तो इसका रेसिप्रोकल फ्रंट में आएगा, तो ये हो जाएगा 1/b log ऑफ x एट बेस a। याद रखिएगा प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा क्या आपको पता है कि अगर आपको दे दिया जाए log b बेस a और आप इसे किसी और डिजायर्ड बेस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसे लिख सकते हैं log b बेस c अपॉन कुछ और बेस जो आप चाह रहे हैं log a बेस c। तो मैंने क्या किया, अब मैंने एक डिजायर्ड बेस c में कन्वर्ट कर लिया, तो log b बेस a पर था, मैंने क्या किया log b को बेस c पर लिख लिया और जो बेस था उसे डिनोमिनेटर में ले जाके log a बेस c लिख दिया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर आपको दिख रही हैं तो इन्हीं पर बेस्ड अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कुछ बहुत कुछ या रादर काफी कुछ, तो मैं काम करता हूँ इस 1/2 को, इस 1/3 को, इस 1/4 को, इस 1/9 को, सबको बाहर ले आता हूँ। और क्या आपको पता है वही प्रॉपर्टी कि अगर बेस की कुछ पावर है तो आगे आएगी तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब मुझे क्या दिखेगा क्लास, ये बहुत ध्यान से सुनना, मुझे दिख रहा है log a स्क्वायर बेस 3 और 3 की पावर 1/2 है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल बाहर आएगा, तो 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। अगर मैं यहां देखूं तो ये नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी log ऑफ वही सेम a स्क्वायर बेस 3, लेकिन 3 की पावर 1/3, पावर 1/3 फ्रंट में आएगी तो 3 की पावर 1/3, 1/3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 3। क्या आपको पैटर्न क्लिक हुआ? तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी क्लास 4 log a स्क्वायर एट बेस 3, और जो आखिरी टर्म होगी सीक्वेंस की वो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो होगी इस 1/9 का रेसिप्रोकल 9 log ऑफ a स्क्वायर एट बेस 3। और क्या आपको पता है कि आपको ये सम किसी वैल्यू के इक्वल दिया जा रहा है, ये जो सम है ये 44 के इक्वल है। लेट मी जस्ट टेक 8th टर्म, है ना, पहला था 1/2, 1/2 वाज फर्स्ट टर्म, 1/3 वाज सेकंड टर्म, तो 1/9 शुड बी द 8th टर्म, बाकी सब बिल्कुल सही है। तो आगे चलते हैं क्लास, और ये जो सम दिया जा रहा है ये सम हमें बोला जा रहा है 44 के इक्वल है ना। और फाइनली क्वेश्चन क्या है क्लास, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी, निकालेंगे क्लास, बड़ी आसान सी बात है। जल्दी से सोचते हैं क्लास कि यहाँ से अब क्या करेंगे। बड़ी आसान सी बात दिख रही है कि मुझे log a स्क्वायर log a स्क्वायर log a स्क्वायर log a स्क्वायर हर जगह कॉमन दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन सीक्वेंस इन सीरीज से ज़्यादा लॉगरिथम का था, है ना। एक लॉगरिथम की बेसिक सी प्रॉपर्टी अगर नहीं पता है तो हर कोई स्टूडेंट इस पर्टिकुलर पार्ट को देख के घबरा जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन जी मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके दिखाया जाता है, डराया जाता है, बट वो टफ नहीं होती हैं, है ना। समझिए बात को, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो वो बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो log a स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो इस तरफ दिख रहा है मुझे 44, इस तरफ log a स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो log a स्क्वायर बेस 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। सो दिस इज log a स्क्वायर बेस 3। अब बच क्या रहा है स्टूडेंट्स, अंदर हमारे पास क्या क्या बच रहा है, देखो जल्दी से, 2 3 4 6 7 5 6 7 8 9, है ना। तो बच रहा है 2 + 3 + 4 से लेके कहाँ तक 9 तक। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया, बहुत ही बेसिक सी बात हमने की है। या तो आप 2 से लेके 9 तक का सम ऐसे लिख दीजिए, या फिर n नेचुरल नंबर्स वाला सम का फॉर्मूला लगाइए। याद करो क्लास, n नेचुरल नंबर्स का सम हमने पढ़ा है, क्या होता है अगर मैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकालूं, यानी मैं क्या करना चाह रहा हूँ 1 + 2 + 3 से लेके n तक, तो ये क्या होता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2। और यही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो मुझे बस यहाँ पे 1 नहीं दिख रहा है, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऐड करके। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ 44, है ना। ये ऐसा कैसे लिख रहा हूँ, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। मेरे पास है 2 से लेके 9 तक का सम, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक 1 ऐड कर देता हूँ, तो ये फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स का सम हो गया। लेकिन जैसे ही आपने 1 ऐड किया तो सर एक छोटा सा एडजस्टमेंट और कर दीजिए कि यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए ताकि आपका क्वेश्चन अनअफेक्टेड रहे। एंड आई होप यू रियलाइज ये है फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स का सम। और फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा क्लास, n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 9 × 9 + 1 दैट्स 10 डिवाइडेड बाई 2। और हमको एक -1 करना होगा क्योंकि ये -1 हमने एक एक्स्ट्रा लगाया है। और इधर क्या दिख रहा है क्लास, log a स्क्वायर एट बेस 3। तो इसके प्रोडक्ट में मुझे क्या लिखना होगा क्लास, मुझे लिखना होगा log ऑफ a स्क्वायर एट बेस 3। और ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ये पूरा एक्सप्रेशन 44 के इक्वल है। क्या आपको ये सारी चीज़ें दिख रही है, 44 के पूरा इक्वल था। अब अगर मैं अगली स्टेप सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है क्लास, मुझे बड़ी आसान सी बात दिख रही है कि 9, ये 9 का ये 2 का 10 5 टाइम्स, 9 × 5 45, 45 - 1 44। तो कह रहे हैं से ये 44 इस 44 से कैंसिल हो जा रहा है। आई होप यू रियलाइज ये लॉग ऑफ पूरे इसका लॉग नहीं है, ये बस इसका लॉग है ना, बाकी चीज़ें वो अलग है, वो एक अलग प्रोडक्ट है ना। तो 44 से 44 कैंसिल। तो मुझे अब जो फाइनल एक्सप्रेशन मिल रहा है रेडियो के, वो क्या मिल रहा है भाई, हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बन के आ रहा है log ऑफ a स्क्वायर
एट बेस 3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि जब इससे कैंसिल होते बचा 1। क्या आपको ये प्रॉपर्टी पता है स्टूडेंट्स कि अगर मुझे कुछ ऐसा दिखे, मुझे अगर कुछ ऐसा दिखता है, चलिए मैं इसे सीधे सीधे लिख देता हूँ, अगर मुझे दिखता है log ऑफ लेट्स से x एट बेस a इज इक्वल टू लेट्स से y, तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका मतलब होता है जब आप एंटी लॉग लेते हैं तब आप इस a को पावर y तक रेस करते हैं ताकि वो x में रिजल्ट करे। मतलब आप इसे लिखते हो a टू द पावर y इज इक्वल टू x, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। और अगर ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, यानी एंटी लॉग लेने पर चीज़ें ऐसी होती हैं, तो इस पावर इस बेस 3 को मैं 1 तक रेस करूंगा सो दैट इट कैन रिजल्ट इनटू a स्क्वायर। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसे 3 की पावर 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। और अगर a स्क्वायर की वैल्यू 3 है स्टूडेंट्स, तो a की वैल्यू कितनी होगी? a विल बी प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ a। बट एक प्रॉब्लम है क्लास। प्रॉब्लम क्या है? जल्दी से देखो क्लास, हमारे पास a जो है वो a स्क्वायर है नहीं है, तो a स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली a की वैल्यू जो आ रही है वो क्या होगी? प्लस माइनस अंडर रूट 3। मेरा बस एक कंसर्न था कि अगर वो a था और वो लॉग के अंदर था तो मैं उसे पॉजिटिव लेता, बट वो लॉग a नहीं था, वो a स्क्वायर ही था। और अगर a स्क्वायर है तो प्लस माइनस दोनों हम ले सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर उसे पॉजिटिव बना देगा। तो क्या आपको समझ आया? क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ही आसान और बड़ा ही सॉर्टेड था। बस आपको कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ शुरुआत से कि किसी एक कंसेप्ट पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे क्वेश्चन सीक्वेंस इन सीरीज का तो बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट यूज कर रहा है, कौन सा? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, बट इनडायरेक्टली इसमें लॉगरिथम की कितनी सारी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। तो आप हमेशा याद रखिए, मल्टीपल कंसेप्ट्स एक साथ मर्ज करके आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे सामने? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने वाला। बेसिक सी स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टी होती है जो आपको सिखाई गई है, बस उसे अप्लाई करिए और आंसर आ जाएगा। सो दिस क्वेश्चन अगेन वी आर कीपिंग फॉर योर प्रैक्टिस, ट्राई करिएगा इसे। नेक्स्ट ट्राई करेंगे क्लास, ये भी बड़ा शानदार और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसे हम साथ में ट्राई करेंगे। तो जल्दी से एक बार आप पहले खुद से ट्राई करिए, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने वीडियो पॉज किया और ट्राई किया और इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश की। अगर नहीं हुआ तो जल्दी से देखिए, और हो भी गए तो देखते हैं क्या कुछ नया हमें सीखने को मिल रहा है। तो देखो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात है। वो कह रहा है सर x जो है वो 1 1 1 1 1 20 डिजिट्स तक लिखा हुआ है, जो y है वो 3 3 3 3 20 डिजिट्स तक लिखा हुआ है, और z जो है वो भी 2 2 2 2 20 डिजिट्स तक लिखा हुआ है। पर करना क्या है? करना ये है x माइनस वाई का स्क्वायर बाय z। कुछ तो भी हो रहा है सर, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो कुछ तो कर सकते हैं, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। मेरा सजेशन है कि पहले x को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मैं x को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो x कुछ नहीं है सर, x है 1 1 1 1 कहाँ तक? 20 डिजिट्स तक, है ना। तो x जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है सर? x लिखा है 1 1 1 1, ऐसे लिखा है 20 डिजिट्स तक। मैं याद रख लूँगा 20। मैं क्या कर रहा हूँ क्लास, इस पूरे एक्सप्रेशन को 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर रहा हूँ। आई होप ये मैं कर सकता हूँ, ये मुझे अलाउड है। और जैसे ही मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू, देखो ये 9 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 9 9 9 9 कितने टाइम्स? 20 टाइम्स डिवाइडेड बाय 9। उस 9 को मैं अलग से लिख ले रहा हूँ, है ना। अच्छा बाय द वे, ये 99999 जो लिखा हुआ है इसको मैं कुछ और लिख सकता हूँ क्या? आई थिंक कुछ लिख सकता हूँ। मैं इसे लिख रहा हूँ x इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, ये 9999 20 टाइम्स है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये 9999 20 टाइम्स है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? जैसे मान लो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास 9 लिखा है तो आप 9 को क्या लिख लेते हो? 10 माइनस 1। अगर आपके पास 99 लिखा है तो आप उसको क्या लिख सकते हो? 100 माइनस 1। तो ऐसा ही कुछ लॉजिक लगा के मैं वर्कआउट करना चाह रहा हूँ। तो ये 999 20 टाइम्स लिखा हुआ है, तो जो 100 लिखो हुए मतलब जो आप 1 के साथ जीरोस फॉलो करोगे वो उसके डिजिट से एक ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे 20 डिजिट्स हैं तो 10 के साथ मतलब 1 के साथ कितने डिजिट्स होंगे? 21। तो सबसे पहले हो जाएगा 10 की पावर 21, और ये कितना हो जाएगा क्लास? -1 डिवाइडेड बाय 9। आई होप आपको ये समझ आया। और क्या इस 9 को थोड़ी देर के लिए, क्या इस डिनोमिनेटर वाले 9 को थोड़ी देर के लिए हम 10 - 1 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये एक्सप्रेशन समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये बड़ा ही स्टैंडर्ड सा एक्सप्रेशन है। क्या इसको देख के आप कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं? क्या इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है? चलो मैं रिकॉल करवाता हूँ, ध्यान से देखो। आप याद करो, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की n टर्म्स तक का सम क्या होता है? एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की n टर्म्स तक का सम होता है सर, याद करो। अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है a r, है ना, AR स्क्वायर, ऐसे करके कहानी चलती चली जा रही है, ऐसे करके अगर कहानी चलती चली जा रही है तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की n टर्म्स तक का सम होता है। याद करिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी इज गिवन बाय a r टू द पावर n-1 अपॉन r-1। और थोड़ी देर के लिए मान लो अगर इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में a की वैल्यू 1 होती, मतलब फर्स्ट टर्म अगर होती नहीं, मतलब 1 होती, तो वो क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? वो होता 1, फिर होता r, फिर होता r स्क्वायर, फिर होता r क्यूब, और ये कहानी चलती चली जाती। तो अगर इसकी n टर्म्स तक का मैं सम निकालता तो वो होता क्या? s ऑफ n। अब a है ही नहीं, मतलब a 1 है तो हो जाएगा 1, और ये होता r टू द पावर n -1 अपॉन r-1।
मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ क्या, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आर स्क्वायर से लेके कहाँ तक, nth टर्म तक। तो अगर फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म में r की पावर 1 है, थर्ड टर्म में r की पावर 2 है, तो nth टर्म में क्या होगा, r टू द पावर n-1। आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ रहा है। मैं फिर से कहता हूँ, फर्स्ट टर्म में r की पावर 0, सेकेंड टर्म में r की पावर 1, थर्ड टर्म में r की पावर 2, तो nth टर्म क्या होगी, r की पावर n-1। अगर यही लॉजिक मैं कहाँ लगाना चाहूँ, यहाँ लगाना चाहूँ, तो ध्यान से देखो क्लास, आप समझो बात को, r टू द पावर n-1 अपॉन r-1, यानी मैं इसे क्या लिख सकता हूँ क्लास, इसमें लिख सकता हूँ 1 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगी r क्या होता है स्टूडेंट्स, r क्या होगा भाई 10 ऑब्वियसली, है ना, दिख रहा है ना r 10 क्यों है, r टू द पावर n-1 अपॉन r-1, सो r इज गोइंग टू बी 10, सो दिस इज 1 प्लस 10 प्लस इट इज गोइंग टू बी 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, और ये कहाँ तक जा रहा है क्लास, n तक, और अगर n 21 है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा n-1, यानी कहाँ तक जाएगा 10 की पावर 20 तक। आई होप आपको समझ आया, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ x। आई होप यू रियलाइज्ड, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है हमने, ये जो आई है ये वैल्यू है x की। क्या इतना क्लियर हुआ? तो आई होप आपको समझ आ रहा है। अब एक्सप्रेशन मेरा शायद इजी हो जाए, मतलब हमें x मिल चुका है, शायद हम ऐसे ही दिमाग लगा के y पता कर लेंगे और z भी पता कर लेंगे और फिर शायद आंसर निकाल पाए। तो अब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ क्लास y बड़ा इंटरेस्टिंग है, 3 3 3 3, और y में जो डिजिट्स हैं वो 10 डिजिट्स हैं। तो अब मैं y वर्कआउट करने जा रहा हूँ। क्या आपको x समझ आया हमने कैसे निकाला स्टूडेंट्स? अब y में हमारे सामने कहानी क्या है, y में हमारे सामने दिया जा रहा है, y को देखेंगे क्लास, y इज 3 3 3 3, बट ये कितने डिजिट्स हैं क्लास, दीज आर 10 डिजिट्स। सर 3 3 3 पे हमको काम करते नहीं आता, हम तो 9 पे ही सोचते हैं। तो 9 पे कैसे सोचना है क्लास, मैं काम करता हूँ, इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 3 इंटू 1 1 1 1, कितने टाइम्स, ये 10 टाइम्स था। अच्छा, इस 1 1 1 को वापस मुझे 9 बनाना है, तो मैं y को क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, में लिखूंगा y को 3 इंटू, जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 9 9, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। अगेन इस एक्सप्रेशन को मैं वापस वही करने वाला हूँ जो मैंने अभी तक किया है। तो अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सोचने की कोशिश करूँ, तो मैं y को क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, 3/9 इज गोइंग टू बी 1/3, ये हम एज इट इज अलग रख लेते हैं। और इसे मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, मैं इसे लिखूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा एवरीवन, इस एक्सप्रेशन को मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ये 9999 है 10 टाइम्स, तो मैं क्या लिखूंगा 10 टू द पावर 10, ये बाय द वे 10 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 11 माइनस 1। क्या आपको ये क्लियर हुआ कि हमने कैसे लिखा है स्टूडेंट्स? बड़ा ही आसान सा इंटरेस्टिंग सा अप्रोच है। डिवाइडेड बाय 3 है ना, डिवाइडेड बाय 3, इसको मैं 9 ही रख लेता हूँ, मैं इससे चेंज नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे 9 वापस चाहिए डिनोमिनेटर में, तो मैं इसे लिखता हूँ 3/9, तो 3 एज इट इज रखा और बाय 9 को मैंने लिख लिया वापस 10 माइनस 1। क्या आपको समझ आया? ये वापस एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम बन चुका है, जहाँ पे 3 इसकी फर्स्ट टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म है 3, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, इसको अगर मैं कंपेयर करूँ, अगेन याद करो क्लास, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी क्या होता है, a r टू द पावर n-1 अपॉन r-1। क्या आपको याद आया? अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर 3 को आपको हटा के भी रखना है तो रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं 3 को एक अलग हटा के बस इसको देखूं, तो वापस हमारा फर्स्ट टर्म क्या बन जा रहा है 1, तो ये वापस वही तो बन रहा है क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर, बट ये कहाँ तक जा रहा है 10 की पावर 10 तक। तो इस बार क्या हो रहा है क्लास, इस बार जो y है वो है 3 टाइम्स, y जो है वो है 3 टाइम्स। 3 टाइम्स किसका स्टूडेंट्स, 3 टाइम्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 टाइम्स ऑफ ये जो सम है, और ये एक्सप्रेशन क्या है क्लास, 1 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर, और ये कहाँ तक जा रहा है स्टूडेंट्स, ये जा रहा है हमारा 10 टू द पावर 10 तक, क्योंकि अगर यहाँ पर 10 की पावर 11 है तो वो कहाँ तक जा रहा होगा 10 टू द पावर 10 तक। क्या आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं चीज़ें? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है क्लास? आप इजीली वर्कआउट कर पा रहे हो कि सीक्वेंस एंड सीरीज के थ्रू इस क्वेश्चन को हम कैसे सोचने वाले हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्लास। अब मैं फाइनली वर्कआउट करने वाला हूँ z की वैल्यू, कि z क्या होने वाला है। घबराना मत, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ईजिली हम वर्कआउट कर लेंगे। तो अब हम z की वैल्यू पे आने वाले हैं। तो जब मैं z की वैल्यू निकालने वाला हूँ, तो बाय द वे z था क्या स्टूडेंट्स, हमारा z था 2 2 2 2, है ना। अब जल्दी से सोचो कि आप z को कैसे सोचोगे। अभी मैंने आपको x और y दिखाया, अब आप जल्दी से z की वैल्यू ट्राई करिए एवरीवन क्विकली। आई होप आपने z की वैल्यू सेम टेक्निक से निकालने की कोशिश की। अगर नहीं समझ आए तो साथ में ट्राई करते हैं क्लास। जल्दी से अब z और निकालेंगे। z हमारा क्या होने वाला है, z के लिए मुझे ये समझ आ रहा है कि z के बारे में बोल रहा है 2 2 2 2, और अगेन कितने डिजिट्स, 10 डिजिट्स। तो अगर मैं z निकालने की कोशिश करूँ तो z क्या होगा क्लास, बड़ी आसान सी बात, जब आप z निकालेंगे तो 2 2 2 2 10 डिजिट्स तक, तो मैं सीधे लिख देता हूँ क्लास 2 टाइम्स 1 1 1, कितने डिजिट्स, 10 डिजिट्स तक, और मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर देता हूँ। तो z क्या होगा स्टूडेंट्स, z होगा 2/9, और जब इधर 9 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 999 और वापस 10 डिजिट्स तक। और ये 999 10 डिजिट्स तक हमने निकाला है क्लास, अभी जस्ट निकाला। अब देखो y में हमने क्या निकाला था,
y में हमने e तो निकाला था, y में हमारा e तो था 999 10 डिजिट तक, और वो कितना आ रहा था क्लास 10 टू द पावर 11 माइनस 1 अपॉन 9, है ना, याद आया सभी को। तो y हमारा क्या आ रहा था, ये आ रहा था 10 टू द पावर 11 माइनस 1 अपॉन 9। तो यही बात मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। मैं वापस आपको बता देता हूँ जल्दी से एक बार और, ताकि आपका रिविजन हो जाए। तो देखो जल्दी से, मैं z को लिखूंगा 2/9 एज इट इज, और यहाँ पे क्या लिखूंगा क्लास 9999, है ना। हालांकि मैंने आपको एक एक्सटेंशन दिया है, एक एक्स्ट्रा बात बताइए कि इसको ये लिख सकते हो, ये कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में इस तरीके से काम आ जाएगी। फिलहाल हमारा क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक नीडेड है, मतलब बात यहीं तक बन जाएगी, बट फिलहाल मैंने आपको एक व्यू दिया कि देखो जीपी का एन टर्म का सम का ही ये फॉर्मूला था। चलो फिर से आते हैं काम की बात पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 999 10 टाइम्स, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 11 माइनस 1। आई होप ये लिख सकता हूँ, और अगर ऐसा लिखा तो दिस इज योर z। कोई कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स? तो मेरे पास तीन चीज़ें हैं, z ये रहा। अगर मैं सीधे से वर्कआउट करूँ तो y क्या था स्टूडेंट्स, y हमारे पास आ रहा था, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सप्रेशन है। y जो आ रहा था वो था आपके पास, y ये था, तो ये था आपका 3/9, और 3/9 के साथ ये, मैं इसको 9 ही लिख ले रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। तो 3/9 को क्या लिख लेंगे 1/3। तो ये था, ये जो था आपका, जो आपका y था 1/3 टाइम्स वही सेम एक्सप्रेशन, कौन सा 10 टू दी पावर 11 माइनस 1। लेकिन जो आपका x आया था, x थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि उसमें 20 टर्म्स थी आई थिंक। तो x में जो आ रही थी चीज़ें वो क्या थी क्लास 10 टू दी पावर 21 माइनस 1 अपॉन 9। तो जो x आया था, द x वॉज पहले तो 1/9 आई थिंक, 1/9 आएगा, और 10 टू द पावर 21 माइनस 1। सो ये था 1/9, और यहाँ पे जो थी वैल्यूज़ वो थी 10 टू द पावर 21 माइनस 1। सो ये आपकी ओवरऑल x, y और z की वैल्यूज़ हैं। अब फाइनली हम निकालने वाले हैं उस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो हमसे पूछी जा रही है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन z, है ना। हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई, हमसे वो बोल रहा है आप निकालो x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो ज़रा सोच के देखो x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड क्या होगा। सबसे पहले x है 1/9, है ना, तो 1/9 एज इट इज़ रखते हैं। मैं 1/9 को एज इट इज़ रख रहा हूँ, और x क्या है क्लास 10 टू दी पावर 21 माइनस 1, है ना, माइनस वाई स्क्वायर। नाउ व्हाट इज़ y क्लास, y कितना है क्लास, y है y ये रहा, सो y स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9, इसको ऐसा कैसा लिख लेते हैं। सो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9, और y स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है, ये 10 टू द पावर 11 ही है ना। बस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 10 टू द पावर 21 क्योंकि 20 टर्म्स थी, बिल्कुल सही। और यहाँ पे भी y में 10 टू द पावर 11, तो बिल्कुल सही। तो 10 टू द पावर 11 जो हमारे पास आ रहा है, इसको हम लिखेंगे क्लास y स्क्वायर। तो y स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स, y की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है, थोड़ा सा मैं शफल कर रहा हूँ स्लाइड्स में, y की वैल्यू आ रही है 1/3 का स्क्वायर, फिर 10 टू द पावर 11 माइनस 1 का स्क्वायर, तो हम इसे क्या लिख लेंगे 10 टू द पावर 11 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। नाउ व्हाट इज z स्टूडेंट्स, z अभी जस्ट हमने निकाला, z कितना आ रहा है क्लास 2/9 10 टू द पावर 11 माइनस 1, तो ये आ रहा है 2/9 इंटू 10 टू द पावर 11 माइनस 1। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है और पूरी क्लैरिटी है। जल्दी से सोचिए क्लास, इस एक्सप्रेशन को यहाँ से आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक बार जल्दी से ट्राई करिए एवरीवन। आई होप आपने इसको पॉज करके यहाँ से ट्राई किया। मैं चाह रहा हूँ कि मैं हर स्टेप ना बताऊँ, आपसे कुछ चीज़ें डेवलप कर पाऊँ, क्योंकि अब ये एक्सप्रेशन सॉल्वेबल है, अब इसे आप यहाँ से इजीली ट्राई कर सकते हैं। तो इसे अगर इजीली मुझे ट्राई करना होता तो मैं क्या करता, ध्यान से देखिए क्लास, मैं सोचूंगा कि मैं पहले तो एक काम करता हूँ, सर ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जा रहा है, क्या आपको दिख रहा है, तो 9 कैंसिल हो जाने के बाद मुझे एक्सप्रेशन अब काफ़ी हद तक सॉर्टेड दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है क्लास, मुझे दिख रहा है 10 टू दी पावर 21 माइनस 1, क्या आप सभी को दिख रहा है। यहाँ पे मैं क्या दिख रहा है क्लास 10 टू द पावर 11 माइनस 1। सो 10 टू द पावर 11 माइनस 1 क्या होगा, एक काम करते हैं उसका स्क्वायर कर ही लेते हैं। तो 10 टू द पावर 11 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आपको ये दिख रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ करना ही पड़ेगा, कोई और बात आई थिंक नहीं बन रही है। तो 10 टू द पावर 11 माइनस 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखो जल्दी से ये माइनस साइन आ जाएगा, और बाद में आगे की चीज़ हम बाद में सॉर्ट आउट करेंगे। a स्क्वायर 10 टू द पावर 11 का स्क्वायर, 10 टू द पावर 11 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, 10 टू द पावर 11 स्क्वायर, 11 इंटू 2 दैट्स 22, है ना। आगे बढ़ते हैं क्लास, नेक्स्ट टर्म क्या मिलने वाली है, 10 टू द पावर 11 के बाद 1 का स्क्वायर, सो दैट्स +1 माइनस 2 इंटू 2ab, सो 2 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर 11, सो दैट्स 2 इंटू 10 टू द पावर 11, ये हमारी अगली टर्म आई। और डिवाइड हम इससे करने वाले हैं किससे, 2 टाइम्स 10 टू द पावर 11 माइनस 1। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अगर मैं चीज़ें वर्कआउट करने की कोशिश करूँ तो क्या कैंसिल होता दिख रहा है क्लास, मुझे एक चीज़ बड़ी सिंपल सी दिख रही है, कैंसिल तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आई थिंक यही अब आंसर होना चाहिए। जल्दी से देखिए, ट्राई करिए इसे यहाँ से।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसको एक्सप्लोर किया, बट एक छोटा सा करेक्शन हम करेंगे, ध्यान से देखिए क्लास। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो ये पावर 21 है, देखो ध्यान से, यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स हैं 11, ये टोटल टर्म्स है 10, तो यहाँ पे जो 10 की पावर होगी ये होगी 10 की पावर 10। क्या आपको ये बात समझ आई? सिमिलरली यहाँ पे जो टर्म्स थी हमारी y के साथ, याद करो क्लास, y और z के साथ, जब आप y और z की टर्म्स निकालने जाओगे तो y में भी जो हमारी x में टोटल टर्म्स थी वो टर्म्स थी 20, तो 20 टर्म्स के कारण मैं इसे क्या लिखूंगा क्लास, x की पावर 10 की पावर 20। सिमिलरली जब मैं इसे थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा और जब मैं y के साथ y को भी एक्सप्लोर करूंगा तो y में भी जो यहाँ पे पावर आएगी वो होगी 10 की पावर 10। क्या आपको रीजन समझ आ रहा है क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि ऑब्वियसली ये टोटल टर्म्स है 10, तो 10 टू द पावर 10 में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 नाइन्स आ जाएंगे, तो दैट्स द करेक्शन वी नीड टू मेक। और अगर इसके साथ मैं आगे बढ़ूँ तो एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पे करेंगे क्लास, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 20, यहाँ पे मुझे मिलेगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 10 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 10। आई होप यू रियलाइज्ड ये हमने क्यों किया। और अगर इस बेसिस पे इस फॉर्मूले को करेक्ट करें तो यहाँ पे जरा सा छोटा सा करेक्शन हम करेंगे, मैं इसे रीराइट कर देता हूँ क्लास, बस छोटा सा एक करेक्शन के साथ फाइनल चीज़ें हम करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं इसे फाइनली वर्कआउट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर है 10 टू द पावर 20 जो हम लिखेंगे। आई होप वो करेक्शन आपको समझ आया। और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 10 की पावर 10 का स्क्वायर, सो दैट्स 10 टू द पावर वापस 20 कर लेंगे और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 10, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी 10 टू द पावर 10 है। क्या आपको ये रीजन समझ आया हमने ऐसा क्यों किया? वो छोटा सा एक करेक्शन, क्योंकि वहाँ पे आप मिस कर जा रहे थे। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ अगर वो पार्ट क्लियर नहीं है तो। जैसे अगर मेरे पास है 999 है ना, ये 98 3 टाइम्स, अगर 999 3 टाइम्स है तो मुझे क्या लिखना है इसे, मुझे इसे लिखना है 10 000 -1, राइट। तो मैं इसे क्या लिखूंगा क्लास, 10 का क्यूब, मैं इसे लिखूंगा 10 का क्यूब -1, राइट। तो जितने यहाँ पे डिजिट्स हैं उतनी ही पावर हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। सेम लॉजिक यहाँ पे, जहाँ 21 थे या 29 थे तो 10 टू द पावर 20 -1, यहाँ पे मेरे पास 10 नाइन्स थे तो 10 टू द पावर 10 -1, यहाँ पे भी 10 नाइन्स थे तो 10 टू द पावर 10 -1, बाकी चीज़ें इनसे हमारी एडजस्ट हो गई थी। आई होप आपको याद होगा। सेम प्रॉपर्टी अगर नहीं समझ आ रही है तो आप इसे रेफर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आई थिंक अब चीज़ें बहुत हद तक सॉर्टेड है, मेरे ख्याल से सब कुछ सिंपली मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये है 10 टू द पावर 10 -1 का स्क्वायर, सो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे क्या दिखने वाला है, जल्दी से। तो फाइनली जब आप इसे आगे से सॉल्व करेंगे क्लास तो क्या होगा, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये चूंकि -1 है, राइट, ये -1 है, तो -1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक्सप्रेशन क्या दिखेगा, ध्यान से देखो, ये दिखेगा 10 टू द पावर 20, ये -1 एज इट इज, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -10 टू द पावर 20, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा -1 और ये माइनस के साथ उसको बना देगा प्लस 2 टाइम्स 10 टू द पावर 10। और डिनोमिनेटर में हमें क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है 2 टाइम्स 10 टू द पावर 10 -1। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर मैं इसे जरा सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है क्लास, मुझे कुछ चीज़ें कैंसिल होती हुई दिख रही हैं। क्या कैंसिल हो रहा है क्लास, 10 टू द पावर 20 10 टू द पावर 20 से कैंसिल, एंड आई होप जो अगली स्टेप मुझे दिखेगी -1 ऐड होकर कितना हो जाएगा क्लास, ये हो जाएगा -2। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है +2 टाइम्स 10 टू द पावर 10 है ना, और डिवाइड जब मैं इसे कर रहा हूँ तो वो क्या दिख रहा है क्लास, 2 टाइम्स 10 टू द पावर 10 -1। क्या आपको यहाँ तक समझ आ रही हैं चीज़ें बहुत इजीली? अब अगर मैं न्यूमरेटर में से -2 कॉमन ले लेता हूँ तो आई थिंक चीज़ें बिल्कुल सेम है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होने वाला है। मैं ये कह रहा हूँ क्लास कि अगर आप न्यूमरेटर में से -2 कॉमन लेते हैं, देखो न्यूमरेटर में से अगर -2 कॉमन लिया तो क्या बच रहा है क्लास, न्यूमरेटर में से -2 हमने कॉमन लिया तो देखो जल्दी से, ये बचेगा 1 और ये हो जाएगा -10 टू द पावर 10 है ना, तो ये क्या बच रहा है क्लास, यहाँ पे बच रहा है 1 -10 टू द पावर 10। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में है 10 टू द पावर 10 -1 है ना, तो डिनोमिनेटर में है 2। बाय द वे टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप +2 भी कॉमन ले लेते तो बात बन जाती, तो वैसे ही कर लेते हैं क्लास, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स 10 टू द पावर 10 -1 है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 टाइम्स 10 टू द पावर 10 -1। मेरा ये कहना है आपसे कि अगर आप ध्यान से चीज़ों को देखें तो अगर आप इससे इसको कैंसिल कर रहे हैं, आई होप आपको दिख रहा है, इससे अगर इसको कैंसिल करें तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये और ये नेगेटिवली इक्वल एक दूसरे का, तो ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 जब कैंसिल होगा तो दिस इज गोइंग टू बी 1। तो फाइनली जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज 1, यानी वो जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया था, कौन सा एक्सप्रेशन, x - y² अपॉन z दैट इज क्लियरली इक्वल टू 1। एक छोटी सी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो अपने छोटी सी चीज़, जो छोटा सा माइन्यूट सा ऑब्जर्वेशन आपको था कि आप जल्दीबाजी में ये मत करिएगा कि 999 का मतलब होता है 1000 -1, तो उसको आप 10 टू द पावर 4 -1 मत लिख दीजिएगा। एक छोटा सा करेक्शन हमने यहाँ पे किया था जो कि आई होप आप सबने ऑब्जर्व किया होगा, राइट। तो वो हम लिखेंगे
10 का क्यूब -1, राइट। आई होप ये क्वेश्चन और इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे क्लास। तो नेक्स्ट सेगमेंट जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस। सो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो शिफ्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा गया है जेईई मेंस 2013 में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है। बस अगर आपको कंसेप्ट्स पता है तो आप बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे, वरना आप इन शब्दों को देखकर, इन टर्मिनोलॉजीज को देखकर घबरा जाएंगे। सो डोंट वरी, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है इफ यू नो द बेसिक्स। ट्राई करते हैं क्लास एवरीवन। क्या बोल रहा है वो, जल्दी से पढ़ेंगे हम पूरा क्वेश्चन। वो बोल रहा है A1 A2 A3 ये सारी टर्म्स AP में है, और ये P टर्म्स तक का सम मुझसे बोल रहा है वो, और ये द डिनोमिनेटर में Q टर्म्स तक का सम पूछ रहा है। सेम AP है, A1 से लेके AP तक और A1 से लेके AQ तक, और इन टर्म्स का सम दे रहा है वो PQ अपॉन Q क्यूब, और P और Q इक्वल नहीं है, वरना वो तो 1/1 हो जाता। फिर बोल रहा है A6 अपॉन A21 क्या होगा। सर निकाल लेंगे A6 अपॉन A21, पहले काम करते हैं ये और ये वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। मुझे तो ये पता है सर कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय व्हाट। देखो दो तरीके हैं, तो आपका ये तरीका कि A प्लस L/2, या फिर अगर मुझे A प्लस L/2 नहीं लगाना है तो मैं वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, कौन सा, 2A प्लस n-1 इंटू डी। आई होप यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा, बड़ा ही बेसिक सा, स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला था। तो यही फॉर्मूला मैं शायद कोशिश करता हूँ अप्लाई करने की। तो देखो क्या हो जाएगा क्लास, फर्स्ट टर्म 2A, तो 2A के साथ क्या हो जाएगा 2A प्लस 1, मतलब मैं न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा क्लास 2A1, है ना, प्लस n-1 इंटू डी। n-1 इंटू डी मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है क्लास, P तक जा रहा है, तो P-1, सो दिस इज गोइंग टू बी P-1 इंटू वॉट, इंटू डी, डिवाइडेड बाय, ये हमारी न्यूमरेटर का सम हुआ। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा क्लास, इसका भी जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 2A1, है ना, वो A1 ही है। क्या आपको दिख रहा है, वो A1 ही है। आगे बढ़ेंगे क्लास। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है Q, तो मैं इसे लिखूंगा क्या, इसे मैं लिखूंगा Q-1 टाइम्स D, और ये मुझे किसके इक्वल दिया है क्लास, ये मुझे इक्वल दिया है P क्यूब अपॉन Q क्यूब के इक्वल। तो ये मुझे दिया जा रहा है P क्यूब अपॉन Q क्यूब के इक्वल। क्या आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। हालांकि हमसे वो ये नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है वो A6 और A21 किसके इक्वल है। हमसे वो फाइनली पूछ रहा है A6 और A21 किसके इक्वल है। जल्दी से क्लास इस एक्सप्रेशन को यहाँ से रिजॉल्व करिए, देखिए वर्कआउट करके कि A6 और A21 कैसे बना सकते हैं। मैंने पूरा एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है। मैं एक और हिंट देता हूँ आपको यहाँ से ट्राई करने के लिए कि P-1 की कोई ऐसी वैल्यू सोचो और Q-1 की कोई ऐसी वैल्यू सोचो ताकि ये वर्कआउट किया जा सके। अगर अभी भी क्लिक नहीं हो रहा है तो मैं एक और स्टेप लिखता हूँ और फिर मैं चाहूँगा कि आप इसे खुद से सॉल्व करें। मैं क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ और चीज़ें ऐसे सोचने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो। देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आपने 2 से डिवाइड किया तो ये बचेगा न्यूमरेटर में A1 प्लस P-1, है ना, और इधर बचेगा D/2, है ना। डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा A1 प्लस, लेकिन वो हो जाएगा Q-1 और ये वापस हो जाएगा D/2, और जो 2 और 2 कॉमन आएंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या आपको ये दिख रहा है, और इस तरफ मुझे क्लियरली क्या दिख रहा है, P क्यूब अपॉन Q क्यूब। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है क्लास, बड़ी आसान सी, 2 GP हैं, 2 AP हैं, है ना, मुझे 2 APs दिख रही हैं, और वो पूछ रहा है A6 और A21 क्या होंगी। क्या आपको दिख रहा है A6 और A21 क्या होंगी। माय सजेशन इज ये वाली स्टेप से आप प्लीज़ खुद से ट्राई करिए। आप सोच के देखो कि आप इसको A6 और इसको A21 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जल्दी से यहाँ से ट्राई करिए। मेरा सजेशन है कि P की कोई वैल्यू इमेजिन कर लो और Q की कोई वैल्यू इमेजिन करो ताकि ये A6 और ये 26 बन जाए। बस उतना करते आपका फाइनल आंसर आपके सामने रेडी होगा। तो जल्दी से यहाँ से खुद से ट्राई करिए स्टूडेंट्स। मैं आपसे चाह रहा था कि आप P और Q की वैल्यू पता कर पाएं ताकि फाइनली मैं इसको 6th टर्म और इसको फाइनली हमसे जो टर्म पूछी गई है, कौन सी टर्म स्टूडेंट्स, 21st टर्म बना पाऊँ। देखो मैं एक सजेशन देता हूँ, मैं हिंट देता हूँ कि क्या आप A6 और A21 लिख सकते हो। बताओ A6 क्या होगा क्लास, A6 बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्म होगा। A6 होगा, ध्यान से सुनिएगा, A6 क्या होगा भाई, A6 होगा फर्स्ट टर्म प्लस 6th टर्म है तो 6-1 दैट्स 5 इंटू डी। तो A6 मुझे A1 प्लस 5D जैसा कुछ दिखेगा। मैं चाह रहा हूँ कि क्या आप न्यूमरेटर को A1 प्लस 5D जैसा बना सकते हो। सर अगर इससे 5D बनाना है ना, इस P-1/2 को 5D, तो P को 11 ले लो। क्यों, 11-1 10, 10/2 5। तो मैं एक पहला सजेशन तो कि सर P को 11 से रिप्लेस करो। सिमिलरली ऐसा सोचो क्लास, क्या आप इस A21 को लिख सकते हो। A21 क्या होता है स्टूडेंट्स, A21 होता है A1 प्लस n-1, सो 21-1 20D। तो मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए A1 प्लस 20D। अगर मुझे चाहिए A1 प्लस 20D, अगर इसे चाहिए 20, तो 20 मतलब क्या, Q-1/2 20 हो। अब Q-1/2 20 हो तो कैसे होगा सर, एक काम करते हैं, इसको 41 रख लेते हैं। तो 41-1 40/2 41। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है ना तो क्या करो, P-1/2 को 5 के इक्वल रखो, तो P-1 10 हो जाएगा, तो P हो जाएगा 11।
एस देखो q माइनस 1/2 क्या चाहिए मुझे 20, तो q माइनस 1/2 को 20 के इक्वल रखो तो q माइनस 1 40 के इक्वल हो जाएगा, तो q क्या हो जाएगा 41। आई होप आपको ऐसे सोचते आ रहे हैं। तो हम p को 11 और q को 41 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो जैसे ऐसा किया तो क्या हो जाएगा क्लास, ये हो जाएगा a1 प्लस p माइनस 1, सो 11 माइनस 1 10, 10/2 5, सो दैट इज a1 प्लस 5d डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा a1 प्लस 41 माइनस 1 40, 40/2 2, 40/2 20, सो दैट्स 20d है ना। सो ये हो गई आपकी a6 और ये हो गया a21, और ये p क्यूब बाई q क्यूब, बाय द वे व्हाट इज p क्यूब इज 11 क्यूब एंड व्हाट इज q क्यूब इज 41 क्यूब है ना। और ये क्या है क्लास, ये आपका 6th टर्म है, ये 21st टर्म है, तो ये हो गया किसके इक्वल, a6 अपॉन a21। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? उस एक्सप्रेशन से आप a6 और a21 कैसे निकाल पाए। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट ये था, और थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट ये था कि आप यहाँ से 2 कॉमन लेके इसको वर्कआउट कर पाएं, वरना इट वाज जस्ट ऑल अबाउट कि आप p और q की वैल्यू सोच पाएं और इस एक्सप्रेशन को वर्कआउट कर पाएं। तो क्या आपको फाइनली इसका आंसर समझ आया? मतलब मैं इसे क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, p क्यूब अपॉन q क्यूब, दैट विल बी 11 क्यूब अपॉन 41 क्यूब, एंड दैट शुड बी दी आंसर। और 11 का क्यूब और 41 का क्यूब आप निकाल के उसको बस वर्कआउट कर लेंगे, तो इनमें से किसी भी वैल्यू में से वो कैंसिल होकर आपका फाइनल आंसर होगा। जो कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ। आई होप हम आगे बढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा और आसान सा क्वेश्चन है, मैं बस हिंट दे रहा हूँ। दिस वाज आस्क्ड बाय जेईई मेंस इन 2016। बोल रहा है द सेकंड, फिफ्थ एंड 9th टर्म ऑफ अ नॉन कांस्टेंट एपीआर इन जीपी। तो देखो ऐसे सोच लो क्लास, हम क्या सोच सकते हैं, मैं आपको फाइनली इसको एक हिंट देके एक थ्रेड ओपन करके छोड़ रहा हूँ ताकि आप इसे खुद से अटेम्प्ट करें। वो कह रहा है सेकंड, फिफ्थ और 9th टर्म एक नॉन कांस्टेंट एपी। तो नॉन कांस्टेंट एपी मतलब सेकंड टर्म क्या होगी क्लास, अगर फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म होगी a प्लस डी। फिफ्थ टर्म क्या होगी, फिफ्थ टर्म होगी सर a प्लस 4d, और 9th टर्म क्या होगी क्लास, 9th टर्म होगी a प्लस 8d। और वो कह रहा है ये जो 3 टर्म्स हैं ये जीपी में है, और अगर ये जीपी में है तो मैं क्या बोल सकता हूँ क्लास, मैं बोल सकता हूँ कि सर ये जो मिडिल टर्म है ये इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होगा। मतलब a प्लस 4d का स्क्वायर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, किसके इक्वल होगा, a प्लस डी इंटू a प्लस 8d के। यहाँ से इसे ट्राई करेंगे आप, आसानी से आप वर्कआउट कर पाएंगे कि कॉमन रेशियो क्या होगा इस जीपी का, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या होगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आपको एक वैल्यू मिलेगी, यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी। अब हमारे लिए जीपी की टर्म फर्स्ट टर्म क्या है, हमारे लिए जीपी की फर्स्ट टर्म जीपी की सेकंड टर्म है, तो जीपी का कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा उस फाइनल आंसर में आप ढूंढ रहे होंगे a प्लस 4d अपॉन a प्लस डी, a प्लस 4d अपॉन a प्लस डी। और आप जैसे ही इसको वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे तो जब आप इस रिलेशन को निकालेंगे तो आपके a, यहाँ से आपके a और d में एक रिलेशन स्टैब्लिश होगा, और वही रिलेशन जब आप यहाँ रिप्लेस करेंगे तो आपका एक कॉमन रेशियो दे देगा, और आई होप यहाँ से आप कॉमन रेशियो निकालेंगे। माय सजेशन इज क्वाइट सिंपल। मैं कह रहा हूँ कि पहले तो उसने क्या बोला आपको, उसने बोला कि सेकेंड टर्म, फिफ्थ टर्म और 9th टर्म आर इन जीपी। तो जैसे ही एक एपी की ये 3 टर्म्स जीपी में है तो ये 3 टर्म्स मतलब ये मिडिल टर्म ज्योमेट्रिक मीन होगी इन दोनों एक्सट्रीम टर्म्स का, मतलब इस मिडिल टर्म का स्क्वायर इन दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और जैसे ऐसा होगा तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आप a और d में एक रिलेशन निकालेंगे, मतलब a और d में एक रिलेशन आ जाएगा, मतलब a विल बी कुछ नंबर ऑफ टाइम्स d होगा, मतलब हो सकता है a इज 7d ऐसा कुछ। और जैसे ही ऐसा आ रहा है तो आप a की वैल्यू यहाँ पे ये जो आप निकालेंगे रिप्लेस कर देंगे। अच्छा ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कॉमन रेशियो क्या है। अब कॉमन रेशियो क्या होता है क्लास, किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो, मतलब नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। तो या तो इन दोनों को डिवाइड कर देना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर सेम आएगा। बस आंसर सेम आने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल दिख रहे हैं a और d, और a और d के बीच इस इक्वेशन से आप एक रिलेशन निकालेंगे, वो रिलेशन आप यहाँ रिप्लेस कर देंगे, या तो a की वैल्यू या d की वैल्यू, वो फाइनली सब कैंसिल होके आपकी r की वैल्यू इन ऑप्शंस में से कोई एक मैच हो जाएगी। सो दिस क्वेश्चन आई एम स्किपिंग फॉर यू, बिलीविंग कि अब मैंने सब कुछ इसमें जो भी जरूरी है आपको बता दिया है, और आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। बिफोर आई ट्राई दिस, बिफोर आई सॉल्व दिस, आई वांट यू ऑल टू गिव इट अ ट्राई। जेईई मेंस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये कुछ वैसा ही है जैसा अभी तक हम करते आए हैं। आई होप आपने ट्राई किया, अगर नहीं किया तो हम साथ में डिस्कस करेंगे। देखो वो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस 0.7, 0.77, 0.777, तो इस सीक्वेंस के टर्म्स का सम पूछा जा रहा है। स्टिल आई वांट यू ऑल टू गिव इट अ ट्राई, देन विल डिस्कस दिस टुगेदर। एक बार खुद से ट्राई करिए। ओके क्लास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए एवरीवन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही आसान और बड़ा ही मजेदार सा एक क्वेश्चन है जो आप सब कर सकते हो। देखो इधर वो कह रहा है इस एक्सप्रेशन के फर्स्ट 20 टर्म्स का सम। देखो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये एक्सप्रेशन, इसमें क्या दिख रहा है मुझे दिख रहा है 0.7, फिर मुझे दिख रहा है 0.77, फिर अगला टर्म दिख रहा है 0.777, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये इस टर्म तक जा रहा है, मतलब कौन सी 20th टर्म। अगर फर्स्ट टर्म में एक 7 है, सेकंड टर्म में 2 7 है, तो 20th टर्म में ऑब्वियसली 27 होंगे, मतलब 0 पॉइंट के बाद जो ये होंगे 7 या 27 होंगे। तो ऐसा कोई एक एक्सप्रेशन है। माय सजेशन इज कि एक काम करो क्लास,
इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखना, मैं इन सब में से 7 कॉमन ले रहा हूँ। अगर इन सब में से 7 कॉमन लिया तो मैं इस s को ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 7 टाइम्स। अब क्या बच रहा है क्लास ही, अभी बच रहा है 0.1, ये क्या बच रहा है 0.11, ये क्या बच रहा है क्लास 0.111, फिर ये क्या बच रहा है 0.1111, और ऐसे करते करते कहानी जाएगी कहाँ तक 0.1111 20 टाइम्स। क्या आपको कुछ क्लिक हुआ, क्या आपको वही क्वेश्चन याद आया? तो पैटर्न थोड़ा शायद सेम है। देखो जल्दी से सोचो, वापस सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर हम इसे ट्राई करेंगे, जल्दी से देखिए क्लास। 0.1 0.11 इन सब में मैं एक काम करता हूँ, मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ और पूरे एक्सप्रेशन को 9 से डिवाइड कर देता हूँ। तो मुझे सबसे पहले तो ये दिखेगा, एक्सप्रेशन कैसे दिख रहा होगा क्लास, एक्सप्रेशन हमें दिख रहा होगा s इज इक्वल टू, मैंने पूरी सीरीज को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मुझे क्या दिखेगा 0.9, फिर दिखेगा 0.99, फिर क्या दिखेगा स्टूडेंट 0.999। क्या आपको ये दिख रहा है सभी को? और ऐसे कहानी चलती चली जाएगी बहुत आगे तक। यहाँ तक समझ आया? नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू गिव इट अ ट्राई। आप खुद से ट्राई करिए क्लास जल्दी से एक बार कि इसके अलावा अब इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, आप आई होप आपने सोचा, मतलब यही मेरा मोटिव है, यही मेरा इंटेंट है कि मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले हर बार आपसे करवाऊं। मतलब पॉइंट इज कि अगर आप खुद से करेंगे तो चीज़ें आप कर पाएंगे, वरना हम सारे क्वेश्चंस तो करवा ही देंगे। चलिए इसे समझते हैं क्लास। यहाँ से अगली स्टेप क्या होने वाली है, मैं इसे लिखूंगा 7/9, राइट, बट इससे मैं कुछ और लिख सकता हूँ क्या? देखो आई होप आप में से काफ़ी लोगों ने सोचा होगा, जैसे आप इसे लिख रहे होंगे 9/10, फिर आप इसे लिख रहे होंगे 99/100, है ना, फिर आपने इसे लिखा होगा 999/1000। तो आपने ऐसा कुछ वर्कआउट किया होगा और ऐसे कहानी चलती चली गई होगी। अब और थोड़ा आगे सोचो क्लास, इसको क्या कर सकते हैं, एस को तो ऐसे ही लिखा 7/9, बट अंदर मैं 9/10 को कुछ लिख सकता हूँ क्या? देखो 9/10 को ऐसा लिख सकता हूँ 1 - 1/10। तो मैं दिख रहा है मैं 9/10 को क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं 9/10 को लिख रहा हूँ 1 - 1/10। क्या आपको समझ आया मैंने ऐसा क्यों बोला? सिमिलरली 99/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ क्लास, 99/100 को मैं 1 - 1/100 लिख सकता हूँ। क्या आपको एक क्लिक हो रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूँ? और 100 को क्या लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर, तो मैं इसे यहीं 10 स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। बस घबराना मत, चिंता मत करना, चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं, ठीक है। अगली टर्म क्या होगी 999/1000, तो मैं उसे लिखूंगा 1 - 1/1000, और 1 - 1/1000 को क्या लिखेंगे क्लास, वो लिखेंगे हम 1 - 1/10³ और ये कहानी कहाँ तक जाएगी, ये कहानी आखिर तक जाएगी। आखिर में क्या था क्लास 777 कितनी टाइम्स 20 टाइम्स, 777 कितनी टाइम्स था 20 टाइम्स। तो ऐसी कहानी चलती चली जाएगी आखिर तक। मैं बड़ी सिंपल सी बात कहने जा रहा हूँ क्लास, जब 0.9 था तो 10 की पावर 1 आई, तो जब आखिरी में 777 20 टाइम्स है, 999 20 टाइम्स था, तो 10 की पावर कितनी आने वाली है 20। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूँ तो देखो जल्दी से इसमें क्या बात होने वाली है, ध्यान से सुनो। ये 1 ये 1 ये 1 ये सारे 1s 20 टाइम्स ऐड होकर 20 बन जाएंगे। तो मुझे एक चीज़ तो क्लियरली दिख रही है कि s जो है वो होगा 7/9 और वो सारे 1s ऐड होकर कितना हो जाएगा 20। अब इसके अलावा नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो अब अंदर क्या बचेगा वो देखो, वो बचेगा 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का क्यूब, और ये कहानी कहाँ तक जाएगी क्लास, ये कहानी जाएगी 1/10 की पावर 20 तक। क्या आपको ये बात समझ आई? और अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि क्या आपको ये बात दिख रही है कि ये एक जीपी है। कौन सी चीज़? ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज अ जीपी। और अगर ये एक जीपी है तो क्या मैं इसका कुछ कर सकता हूँ? हाँ सर हम कुछ तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जल्दी देखो, 7/9 एज इट इज, है ना, ये समझो 20 हो रहा था 20 एज इट इज। अब मैं अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, तो जीपी के एन टर्म्स तक का सम का फॉर्मूला क्या आपको याद है? जीपी के एन टर्म्स तक के सम का फॉर्मूला जल्दी से डिस्कस करेंगे क्लास। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी ए r⁻n - 1 अपॉन r - 1। नाउ व्हाट इज ए हियर? ए क्लियरली आपको दिख रहा है, ए कितना है भाई, ए है 1/10, सबको दिख रहा होगा। सो हमारे पास ये जो ए है ये कितना है क्लास 1/10। व्हाट इज आर? 1/10 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो आर इज व्हाट 1/10 की पावर n, मतलब कितनी टर्म्स है 20 - 1 डिवाइडेड बाय r - 1। सो r कितना है क्लास 1/10 - 1। सो ये आपका एक्सप्रेशन बनने वाला है, दैट्स योर अंदर वाला ये वाला इंटरनल एक्सप्रेशन, है ना। और इसके बाहर क्या दिख रहा है क्लास, जरिए उसी को सिंप्लीफाई करके फाइनली हम यहाँ लिख देंगे। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ तो मुझे ये दिख रहा है क्लास, ये 1/10 है, ये -1 - 1/10 है। आई थिंक हमने सही लिखा है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, घबराना मत। देखो यहाँ से नेगेटिव साइन और यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लिया, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। इसका फायदा ये है कि जब आपका रेशियो 1 से छोटा है तो आप इसको उल्टा लिख लो, यानी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। देखो ध्यान से देखना क्लास, इसमें एक माइन्यूट सा हम चेंज लाएंगे, मतलब वही फॉर्मूला है, बस उसको हम अलग तरीके से लिख रहे हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमको उसका एक दूसरा वर्जन चाहिए होगा। तो मैं लिख रहा हूँ 1 - r⁻n, तो ये हो जाएगा 1 - r, व्हाट इज r 1/10 टू द पावर n मतलब 20 डिवाइडेड बाय 1 - r। सो दैट्स यस दैट्स 1 - 1/10, बिल्कुल सही है ना। अब जल्दी से देखो क्लास,
ये कितना हो जाएगा 10 - 1 दैट्स 9, 9/10, 9/10 के इस 10 से 10 कैंसिल, तो मुझे जो बच रहा है वो क्या बच रहा है क्लास, ध्यान से देखना, ये बच रहा है 1 - 1/10 to the power 20, तो देखो ये हो जाएगा 1 - 1/10 to the power 20, है ना, डिवाइडेड बाय व्हाट, कुछ भी नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे 1/10 था, यहाँ पे 9/10 था, तो ये 9 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना दिख रहा है 9, तो कहना इसे वो 9 मैं यहाँ पे इसे फ्रंट में 1/9 के तौर पे ला सकता हूँ। क्या आपको ये बात समझ आई कि 9 कैसे लाया मैं? और अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, मतलब ये लाइन आई होप वो डिनोमिनेटर में जो मैं लिख रहा था वो मैंने हटाई है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्लास, 10 to the power 20 - 1 अपॉन 10 to the power 20 इंटू 1/9। देखो बड़ी बेसिक सी स्टेप्स हमने परफॉर्म किए, इस 1/10 से ये वाला 10 कैंसिल, क्योंकि ये 10 क्या हो जाएगा 10 - 1 दैट्स 9, तो ये वही 9 है। और यहाँ पे क्या किया 10 to the power 20 - 1 अपॉन 10 to the power 20, तो ये वो एक्सप्रेशन है, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन 10 to the power 20 - 1 ये है ना। और अगर इसे मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया तो ये क्या बन रहा है क्लास 20 माइनस, है ना, तो ये बन रहा है 10 to the power 20 - 1 अपॉन 10 to the power 20 इंटू 9, है ना, तो ये 9 को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ 1/9, सो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बन जा रहा है। एंड आई थिंक इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, मतलब ये ऐसा कुछ होगा, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो फाइनली आप आंसर के काफ़ी क्लोज होंगे। बस थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है जिसे आपको इमेजिन करके आंसर में कन्वर्ट करना है, एंड आई थिंक इनके करीब आप पहुंच जाएंगे। आई थिंक 7/81 जैसा कुछ बनने वाला है, इसे आप इजीली वर्कआउट करेंगे तो ये फाइनली ऑप्शन को आपको दे देगा, मतलब बस अब इसे सॉल्व करना है और आपको ऑप्शन से मैच करना है। सो क्या आपको समझ आया कि इस तरह के क्वेश्चन में, मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट इज़ नॉट टफ, मेरा मकसद था कि मैं इस चीज़ को आपको सिखा पाऊँ कि ऐसा होते हुए आप ऐसा कुछ कन्वर्ट कर पाएँ और फाइनली एपी और जीपी की प्रॉपर्टी लगा पाएँ। आप इस बात को समझिए कि एपी जीपी जो सीक्वेंस इन सीरीज टॉपिक है बड़ा ईजी सा टॉपिक है, तो इस पर डेफिनेटली अच्छे टफ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनेंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। विद दैट आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। सो आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का ये प्रोग्राम जो आपके लिए 40 डेज़ का लेकर आया है। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स की हर चीज़, सारे लेक्चर्स, सारे प्रोग्राम्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। दे आर अवेलेबल ऑन द मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट, जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें ज़रूर लाइक करिए। अगर इन चैनल पर आप सारे अपडेट्स से नोटिफाइड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपको लगता है कि ये 40 डेज़ का जो हम प्रोग्राम लेकर आए हैं ये और भी लोगों तक पहुँचना चाहिए, जो भी आपके फ्रेंड्स बहुत ही हैरान परेशान हैं, तो ज़रूर उनसे शेयर करिए by clicking on the share button. With that, I hope we can call it a day. Thank you so much.